7 साल तक अंडरकवर काम करने के बाद मैं आखिरकार घर लौट आया। मेरी पत्नी ने मेरे लिए कई तरह के स्वादिष्ट खाने बनाकर मेज सजाई थी, लेकिन जैसे ही मैं खुशी खुशी खाना खाने बैठा, मेरी नज़र अचानक मेरी पत्नी की उंगलियों पर पड़ी, जो मेज पर एक खास लय में थपथपा रही थी। अगले ही पल मेरा खून जम गया। वो कोई साधारण लय नहीं थी, वो साफ तौर पर मोर्स कोड था। मैंने सिर नहीं उठाया और अपना खाना खाता रहा, लेकिन मेज के नीचे मेरी उंगलियों ने चुपचाप उसके संदेश का अनुवाद किया। भाग जाओ, घर में 15 खुफिया माइक छिपे हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरा जबड़ा पल भर के लिए सुन्न पड़ गया। मैंने धीरे से एलारा की ओर देखा। ऊपर से वो अभी भी प्यार से मुस्कुरा रही थी। डार्लिंग, तुमने इन सालों में बाहर बहुत मेहनत की है। आज मैंने तुम्हारी सारी पसंद की डिशेज बनाई हैं ताकि तुम अपनी ताकत वापस पा सको। तुम्हें खूब खाना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में खौफ और एक खामोश गुजारिश थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे वहां से जाने का इशारा कर रही थी। मैंने खुद को जबरदस्ती मुंह का खाना निगलने पर मजबूर किया। मेरे सीने में भावनाओं का समंदर उफान मार रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं घबरा नहीं सकता। 7 साल की अंडरकवर जिंदगी ने मुझे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से काबू में रखना बहुत पहले ही सिखा दिया था। पल जितना खतरनाक होता, मुझे उतना ही शांत रहना पड़ता। इसलिए मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और उसे देखकर मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो, घर के बने खाने से अच्छी महक किसी और चीज में नहीं है। इतने लंबे सफर से मैं बस थोड़ा थक गया हूं और मुझ पर धूल जमी है। मुझे पहले जाकर जल्दी से नहाने और कपड़े बदलने दो। एलारा की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने उसे तुरंत छिपा लिया। ठीक है, जाओ, वाटर हीटर पहले से ही ऑन है, तुम तुरंत नहा सकते हो। मैं उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। मेरा हर कदम रिलैक्स्ड और शांत दिख रहा था, लेकिन मेरी मांसपेशियां पूरी तरह से कसी हुई थीं, किसी भी पल लड़ाई के लिए तैयार। बाथरूम का दरवाजा बंद करने के बाद मैंने तुरंत शॉवर चालू नहीं किया। इसके बजाय मैंने अपनी सांस रोकी और उस छोटी सी जगह की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वॉश बेसिन, छत, एग्जॉस्ट फैन, टॉयलेट टैंक। मैंने एक भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां कुछ छिपाया जा सके, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। टॉयलेट टैंक के अंदर मेरी उंगलियों को एक अजीब सी चीज महसूस हुई। मैंने उसे बाहर नहीं निकाला, बस अपनी उंगलियों से हल्के से उसके आकार को टटोला। मेरे सालों के अनुभव के आधार पर यह मिलिट्री ग्रेड का सबसे नए मॉडल का लिसनिंग डिवाइस था। इसकी रेंज 300 मीटर थी और यह दिल की धड़कन की आवाज को भी साफ तौर पर रिकॉर्ड कर सकता था। मेरे माथे पर पल भर में ठंडा पसीना आ गया। यह साफ तौर पर कोई साधारण निगरानी नहीं थी। इस पेशेवर स्तर का बग जानलेवा था। मेरा दिल ऐसे बैठ गया जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। इसके पीछे कौन था? क्या मेरा मिशन किसी को पता चल गया था, या एलारा को किसी ने कंट्रोल कर रखा था? उनका असली मकसद क्या था? मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाया और शॉवर का हैंडल घुमा दिया। पानी की तेज आवाज ने तुरंत बाकी सभी आवाजों को दबा दिया। मैं धीरे से ठंडी सिरेमिक टाइल्स के सहारे टिका और इस मौके का इस्तेमाल अपने दिमाग को दौड़ाने के लिए किया। 15। एलारा ने कहा था कि 15 बग्स हैं। इसका मतलब था कि इस घर को बहुत पहले ही उनके सर्विलांस रूम में बदल दिया गया था। हम जोर से सांस भी नहीं ले सकते थे कि वो आवाज उनके कानों तक न पहुंच जाए। ये अब घर नहीं था, ये एक पारदर्शी पिंजरा था। लेकिन क्या मुझे अभी भाग जाना चाहिए? नहीं। अगर मैं बस अपने हाथ झाड़कर निकल गया तो एलारा का क्या होगा? यह हकीकत कि वे मेरे घर को बग्स से भरने की हिम्मत कर सकते हैं, इसका मतलब था कि उन्होंने उसे पहले ही पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। जिस पल मैं भागूंगा उसे मार दिया जाएगा। इसलिए मैं नहीं जा सकता था। मैं यहीं रुकने वाला था और देखने वाला था कि आखिर कौन ये सब खेल खेल रहा है। मैंने जल्दी से शॉवर लिया। जब तक मैं बाथरूम से बाहर आया, मेरे चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। यहां तक कि मेरे अंदर वो रिलैक्स्ड एहसास था जो गर्म पानी से नहाने के बाद होता है। तब तक एलारा ने बर्तन हटा दिए थे और सोफे पर बैठकर टीवी पर एक वैरायटी शो देखकर खुशी से हंस रही थी। मुझे पता था कि वो उन अनदेखी आंखों और कानों के लिए एक नाटक कर रही थी। मैं उसके पास गया, उसके बिल्कुल करीब बैठा, फ्रूट बाउल से एक सेब उठाया और एक छोटे चाकू से उसे गोल गोल छीलने लगा। डार्लिंग, पिछले कुछ सालों से तुम अकेले ही घर संभाल रही हो। तुम्हारे लिए यह सब बहुत मुश्किल रहा होगा। मैंने कहा। यह मुश्किल नहीं था, उसने जवाब दिया। तुम्हारा सुरक्षित वापस आना हर चीज से बढ़कर है। बस मेरे डैड की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। वो बार बार कहते रहते हैं कि वो हम दोनों से मिलना चाहते हैं। कल तुम्हें मेरे साथ मेरे मायके चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कैसे हैं। मेरे हाथों से सेब छीलने का काम अचानक रुक गया। अपने मायके लौटना उस मोर्स कोड का हिस्सा नहीं था जो उसने पहले थपथपाया था। यह एक नई जानकारी थी। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जहां मुझे इशारों और खामोश गुजारिश के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं तुरंत समझ गया। उसने जिस मायके का जिक्र किया था वो उसका असली घर नहीं था। वो एक सीक्रेट कोड था जिसे सिर्फ हम दोनों समझते थे। ये वो इमरजेंसी मीटिंग पॉइंट था जो मैंने जाने से पहले तय किया था। एक ऐसी जगह जिसे पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता था। मैंने उसे छिला हुआ सेब पकड़ा दिया। छिलका शुरू से लेकर अंत तक कहीं से टूटा नहीं था। ठीक है, हम कल सुबह जल्दी डैड से मिलने के लिए निकलेंगे। अगले दिन जैसे ही आसमान में हल्की सी रोशनी होने लगी, एलारा और मैं बिस्तर से उठ गए। हमने हाथ मुंह धोया और एक आम पति पत्नी की तरह साथ मिलकर नाश्ता किया। उसने मेरी टाई बांधने में मदद की। मैंने उसके बालों को संवारा। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उसने मेरे हाथ को गले लगाया और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। डार्लिंग, मुझे थोड़ा डर लग रहा है।
उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जिसमें एक असली कंपन महसूस हो रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो अपने मायके जाने से नहीं डर रही थी। वो इसलिए डर रही थी क्योंकि आज का सफ़र जानलेवा खतरों से भरा था। मैंने उसे तसल्ली देने के लिए उसके हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। डरो मत, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूँ। वे शब्द एलारा के लिए थे, लेकिन वे उनके लिए भी थे जो उन 15 बग्स के दूसरी तरफ बैठकर हमारी बातें सुन रहे थे। मैं चाहता था कि वे यह विश्वास करें कि मैं बस एक आम पति हूं जो कई सालों बाद घर लौटा है और अपनी पत्नी से प्यार जता रहा है। इसके बाद हम ड्राइव करके जाने के लिए तैयार हुए। कार में बैठने से पहले मैंने अपनी आदत के मुताबिक कार के चारों ओर एक चक्कर लगाया। कार के नीचे का हिस्सा एकदम साफ था, कोई ट्रैकर नहीं। कैबिन के अंदर भी कोई नया लिसनिंग डिवाइस नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग काफी कॉन्फिडेंट थे और उनका मानना था कि घर के अंदर लगे 15 बग्स मेरी हर हरकत पर नजर रखने के लिए काफी हैं। जैसे ही हमारी कार हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली, रियर व्यू मिरर में एक काले रंग की कार दिखाई दी। उन्होंने एक नपी तुली दूरी बनाते हुए हमारा पीछा किया। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बिल्कुल सही समय पर एलारा ने भी उसे देख लिया। उसका शरीर पल भर में सख्त हो गया। पीछे मुड़कर मत देखना, मैंने कहा और रेडियो की आवाज तेज करने के लिए हाथ बढ़ाया। एक तेज पॉप म्यूजिक ने हमारे दिल की तेज धड़कनों की आवाज को छिपा लिया। अगले चौराहे पर जब ग्रीन लाइट में सिर्फ 3 सेकंड बचे थे, मैंने कार की स्पीड कम नहीं की। इसके बजाय मैंने एक्सीलेटर जोर से दबा दिया। कार आखिरी सेकंड में लाइट क्रॉस कर गई और काली कार पीछे रेड लाइट पर बेबसी से फंसी रह गई। क्या हमने उन्हें चकमा दे दिया था? ये इतना आसान नहीं था। मैंने शांति से रियर व्यू मिरर में देखा। इस तरह के पेशेवर पीछा करने वाले ऑपरेशन सिर्फ एक कार के भरोसे नहीं रहते, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 5 मिनट से भी कम समय में एक सिल्वर ग्रे रंग की कार हमारे पीछे दिखाई दी। एलारा का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। अभी घबराओ मत, मैंने उसे प्यार से तसल्ली दी, जबकि मेरा दिमाग तेजी से रास्तों का हिसाब लगा रहा था। मैं सीधा तय किए गए सेफ पॉइंट की तरफ नहीं जा सकता था। वो हमारे मकसद को बहुत साफ कर देता और असल में उन्हें बता देता कि हमें पता है कि हम खतरे में हैं। मुझे पहले कहीं और जाना था, एक ऐसी जगह जो उन्हें कंफ्यूज कर दे और मुझे इन पीछा करने वालों से पूरी तरह से छुटकारा पाने का मौका दे सके। मैंने स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और कार को एक साइड वाली सड़क पर मोड़ दिया। यह सड़क जिले के सबसे पुराने और सबसे भीड़ भाड़ वाले होलसेल मार्केट की तरफ जाती थी। मैं यहाँ की एक एक गली को अपने हाथों की लकीरों की तरह जानता था। 7 साल पहले जब मैं यहाँ से गया था तो ये जगह एक खूबसूरत याद थी। अब ये मेरे जिंदा बचने के लिए मेरी जंग का मैदान था। रियर व्यू मिरर में सिल्वर कार अभी भी हमारा जोरदार पीछा कर रही थी। मैंने स्पीड कम नहीं की और मार्केट के मुख्य दरवाजे के बीच से सीधे कार घुसा दी। सुबह का होलसेल मार्केट शोर शराबे से उबल रहा था। ट्राईसाइकिल चलाते और टोकरियां ढोते फेरी वालों ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। मैंने पागलों की तरह हॉर्न बजाया। कार की बॉडी लगभग भीड़ से रगड़ खाती हुई बीच से निकलने लगी। पैसेंजर सीट पर बैठी एलारा मौत की तरह पीली पड़ गई थी, लेकिन वो चिल्लाई नहीं। उसके हाथों ने हैंडल को कसकर पकड़ रखा था। उसकी नजरें शीशे में पीछा करने वाली कार पर टिकी थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि इन 7 सालों में उसने बहुत पहले ही एक बेहद मजबूत इंसान बनना सीख लिया था। सूखे मेवे की एक दुकान के सामने मैंने जोर से ब्रेक मारा और उसे बाहर जाकर पानी की एक बोतल खरीदने का इशारा किया। वो 1 सेकंड के भी हिस्से के लिए रुकी, तुरंत मेरा इरादा समझ गई और फिर बिना किसी झिझक के दरवाजा खोलकर भीड़ में गायब हो गई। उसका साया बहुत दुबला लग रहा था, फिर भी वो कितने सधे हुए कदमों से चल रही थी। मैंने जल्दी से डिग्गी खोली और स्पेयर टायर के नीचे छिपा हुआ हथेली के आकार का एक काला बॉक्स निकाला। ये एक सिग्नल जैमर था जिसे मैंने 7 साल पहले पैक किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका पहला इस्तेमाल मेरे अपने ही शहर में होगा। जिस पल मैंने स्विच ऑन किया, आसपास के सभी वायरलेस सिग्नल तुरंत कट गए। ब्लैकआउट का फायदा उठाते हुए मैंने डिग्गी के एक छिपे हुए हिस्से से 2 जैकेट निकाले, एक ग्रे एक नेवी ब्लू, ऐसे डिजाइन जो बिल्कुल आम से लगते थे। एलारा जल्दी लौट आई। उसके हाथ में पानी की एक बोतल थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखा। मैंने तेजी से उसके ऊपर ग्रे जैकेट पहना दी और उसके असली बेज रंग के ट्रेंच कोट को गोल घुमाकर अपने बैग में ठूंस दिया। 30 मीटर दूर कार रुक गई थी। कार में बैठा कोई शख्स पागलों की तरह चारों ओर देख रहा था। साफ था कि उनका सिग्नल टूट गया था। मैंने उस कार से बाहर निकलते हुए एक जाने पहचाने चेहरे की झलक देखी। उसकी कद काठी सीधी थी, उसके कदम दमदार थे। सादे कपड़ों में भी वो अपने पेशे की आदतों को नहीं छिपा सका। वो जारेक था, पुलिस अकादमी से मेरा पक्का दोस्त और 7 सालों के मेरे अंडरकवर रहने के दौरान मेरा एकमात्र संपर्क। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई, लेकिन मेरे चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं हुआ। अपनी टोपी नीचे खींचते हुए मैंने एलारा को पकड़ा और भीड़ में और अंदर की तरफ धकेल दिया। एक गली से गुजरते हुए मैं दीवार के सहारे सिकुड़ कर बैठे एक बेघर आदमी के पास रुका। उसका शरीर मेरे जैसा था, उसका गंदा चेहरा पूरी तरह से सुन्न था। मैंने अपनी खुद की जैकेट उतारी, उसके कंधों पर डाली, उसकी पीठ थपथपाई और कुछ बड़े नोट उसके हाथ में थमा दिए। फिर मैंने अपनी कार की तरफ इशारा किया और ड्राइविंग का नाटक किया। उसकी लाल आंखों में तुरंत चमक आ गई। जैकेट पकड़कर वो सीधे मेरी गाड़ी की तरफ चल दिया। मैंने एलारा को गत्ते के डिब्बों से भरी एक तंग गली में खींच लिया। हमारे पीछे मुझे इंजन के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। बेघर आदमी मेरी कार को मार्केट से बाहर ले गया था। जैसा कि उम्मीद थी,
सिल्वर कार तुरंत उसके पीछे स्पीड से निकल गई, लेकिन जारेक वहीं खड़ा रहा और उसने एक सिगरेट जला ली। सिगरेट के उड़ते धुएं के बीच उसका चेहरा मुझे डराने की हद तक अनजान लग रहा था। मार्केट के आखिर में सीवर का एक पुराना और बंद पड़ा रास्ता था। 7 साल पहले मैंने एक बेहद खुफिया जानकारी को छिपाने के लिए अपने ही हाथों से यही लोहे का जाल खोला था। अब मैं जिंदा रहने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। मैंने लोहे के उस भारी ढक्कन को उठाया और एक भयानक बदबू हम पर हावी हो गई। एलारा ने अपनी नाक बंद कर ली, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। जंग लगी लोहे की सीढ़ी पर पैर रखकर नीचे उतरने वाली वो पहली शख्स थी। सीवर की जगह धुंधली और सीलन भरी थी। ऊपर की दरारों से रोशनी की हल्की हल्की लकीरें आ रही थीं। हमारे पैरों के आसपास चूहे दौड़ रहे थे। एलारा ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसके नाखून मेरे मांस में गड़ रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी आवाज नहीं निकाली। हम आधे घंटे तक घुटनों तक गहरे गंदे पानी से होकर गुजरे, जब तक कि हम आखिर में ग्रीन बेल्ट में बने एक अकेले एग्जिट से बाहर नहीं निकल आए। बाहर एक शांत सड़क थी। वो बंद पड़ा शतरंज और ताश का कमरा अभी भी वहीं था। खिड़कियों पर धूल की परत जमी थी। लोहे के शटर वाले दरवाजे पर जंग और धब्बे लगे थे। मैंने अपने कंधे के जोर से दरवाजे में थोड़ी जगह बनाई और खुद को अंदर धकेल दिया। कमरे में टूटे हुए मेज और कुर्सियों का ढेर लगा था। दीवारों पर पुराने गेम के पोस्टर चिपके थे। यह बचने का वो आखिरी रास्ता था जिसे मैंने 7 साल पहले अपने लिए तैयार किया था। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि यह जगह मौजूद है। एलारा एक टूटी हुई कुर्सी पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। मैं बस उसे तसल्ली देने ही वाला था कि मेरी नजर अचानक एक जगह जाकर जम गई। दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर अभी भी 7 साल पहले वाले जुलाई के महीने पर था, लेकिन उसके पीछे एक बारीक सी रोशनी चमक रही थी। वो एक लिसनिंग डिवाइस का एंटीना था। मैं उसके पास गया और धीरे से कैलेंडर उठाया। वो माचिस की डिब्बी के आकार का एक काला डिवाइस था। सिग्नल का टाइप अभी भी एकदम नया और मिलिट्री ग्रेड था, और इंडिकेटर लाइट चालू थी। वो आवाजें भेज रहा था। मेरा खून तुरंत जम गया। इस सेफ हाउस के बारे में किसी को नहीं पता था। फिर भी यह बग साफ तौर पर बहुत पहले लगाया गया था। इस जगह को कौन ढूंढ सकता था? सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उस चेहरे की तस्वीर मेरे दिमाग में कौंध गई। क्या वो जारेक हो सकता था? मैं उस चालू बग को गौर से देखता रहा और मुझे एक भयानक डर महसूस होने लगा। यह सेफ हाउस अब सुरक्षित नहीं था, लेकिन मुझे गिरफ्तार करने के लिए कोई अंदर नहीं दौड़ा। इसका मतलब था कि दुश्मन मुझे पकड़ना नहीं चाहता था। वे बस मेरी हर हरकत पर नजर रखना चाहते थे। किसी और अहम इंसान के यहां पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। मेरा हैंडलर या वो सबूत जो मैंने छिपाया था। एलारा टूटी हुई कुर्सी से उठी और मेरे पास आई। जब उसने कैलेंडर के पीछे बग देखा तो उसकी आंखें खौफ से सिकुड़ गईं, लेकिन उसने न तो हाँफने की आवाज निकाली और न ही घबराई। उसने बस खामोशी से 2 कदम पीछे लिए और अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए उस दिशा को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने कोने में धूल से सने कबाड़ के ढेर की तरफ इशारा किया। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। कुछ सड़ी हुई लकड़ी के तख्तों के नीचे एक चेस बोर्ड दबा हुआ था। वो वहां गई, चेस बोर्ड को बाहर निकाला और उसे मेज पर लगा दिया। उसने मुझे बैठकर उसके साथ एक गेम खेलने का इशारा किया। मैं शतरंज खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं उसका इरादा तुरंत समझ गया। बग आवाज तो पकड़ सकता था, लेकिन वो हमारे एक्शंस को नहीं देख सकता था। चेस बोर्ड अब हमारे बातचीत करने का एकमात्र जरिया बन गया था। उसने पहली चाल चली। नाइट फाइल 3 पर गया। उसके हाथ स्थिर थे, लेकिन उसकी आंखें मेरी उंगलियों पर टिकी थीं। मैं समझ गया। वो पूछ रही थी कि क्या मुझे बाहर से किसी मदद को बुलाने की जरूरत है। मैंने एक तोप उठाई और उसे धीरे से बीच में रख दिया। तोप फाइल 5 पर गई। तोप पहाड़ पार कर गई। मैं उसे बता रहा था कि हमारे घर को अंदर से ही पहले ही उथल पुथल कर दिया गया है। वहां कोई भेदी है। उसकी पलकें झपकी। उसकी उंगलियों ने बोर्ड की सतह को हल्के से टटोला। ये एक छोटी सी चाल थी जिसे हम अपनी शादी के ठीक बाद खेला करते थे, जहां हम चेस बोर्ड का इस्तेमाल असली भाषा में बात करने के लिए करते थे। उसने एक चाल चली। प्यादा एक कदम आगे बढ़ा। एक प्यादा जो नदी पार कर लेता है वो सिर्फ आगे बढ़ सकता है, कभी पीछे नहीं। वो मुझे बता रही थी कि उसे बिल्कुल आखिरी हद तक धकेल दिया गया है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक अंधाधुंध हमला था। मुझे हालात का सामना करके कोई रास्ता निकालना ही था। अचानक उसने एक मोहरे को जोर से बोर्ड पर पटका। खट! वो आवाज खाली कमरे में जोर से गूंज उठी। ये हाथी था। हाथी एक बचाव करने वाला मोहरा है, लेकिन उसने उसे जिस जगह रखा था वो गलत थी। ये शतरंज की कोई आम चाल बिल्कुल नहीं थी। वो मुझे कुछ और बताने के लिए मोहरे की उस जगह का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने उस जगह को घूर कर देखा। मेरा दिमाग तेजी से घूम रहा था। हाथी उस जगह पर था, जिसका मतलब था 3 महीने। 3 महीने पहले क्या हुआ था? वो खेलती रही। उसकी हर चाल जल्दबाजी और आक्रामकता से भरी थी। धीरे धीरे बोर्ड पर एक पूरी तस्वीर बन गई। 3 महीने पहले लोगों के एक समूह ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। उन्होंने वर्दी पहन रखी थी, बैज लगा रखे थे और कहा कि वे मेरे साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा अंडरकवर मिशन फेल हो गया है और मैं ड्यूटी के दौरान मारा गया। वे वहां परिवार को जानकारी देने, एक हीरो को घर वापस लाने आए थे। एलारा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन मोहरों को रखने में उसकी पकड़ मजबूत बनी रही। उन्होंने उसे बताया कि संगठन उसे एक क्लोजर देना चाहता है। उसे खुद मुझे घर लाने का मौका देना चाहता है, भले ही वो सिर्फ मेरी राख ही क्यों न हो। उन्होंने घर में ही एक शोक सभा का इंतजाम किया, उसी घर में जहां हमने 10 साल साथ गुजारे थे। एलारा मान गई।
एक सच्ची दुखी विधवा की तरह वो रोई और मान गई। लेकिन उन्हें जो बात नहीं पता थी वो ये थी कि उसने बहुत पहले ही चीजों को गौर से देखना सीख लिया था। जब उन लोगों ने शोक सभा का इंतजाम किया तो उनके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे, जैसे वे हमारे घर के हर कोने को अच्छे से जानते हों। उन्होंने शोक के बैनर टांगने के लिए दीवारों में कीलें ठोकी और दीवारों के अंदर बड़ी आसानी से चीजें छिपा दी। सोफे के नीचे, झूमर के अंदर, गद्दे की सिलाई में। कुल मिलाकर 15 बग्स। वे वहां किसी हीरो को घर लाने नहीं आए थे, वे वहां एक जाल बिछाने आए थे और इंतजार कर रहे थे कि असली हीरो आकर उसमें फंस जाए। एलारा की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं, लेकिन वो रोई नहीं। उसने बस एक और चाल चली। ये चाल एक चेक थी। इसका मतलब था, तुम्हें पता था कि घर एक जाल है, तुम वापस क्यों आए? मैंने उसे देखा। मुझे याद आया कि कैसे अभी कुछ ही पल पहले सीवर में वो इतनी डरी हुई थी, फिर भी उसने आवाज न निकालने के लिए अपने होंठ जोर से काट रखे थे। उसने मुझे भाग जाने के लिए कहने की पूरी कोशिश की, फिर भी मैं लौट आया। और उसने मुझे सच बताने के लिए चेस बोर्ड का इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं दिखाई, क्योंकि वो जानती थी कि हम बचकर भाग नहीं सकते। जब से मैं वापस आया था, हम एक साथ इसका सामना करने वाले थे। मैंने अपनी चाल चली। यह सलाहकार था जो जनरल के बचाव की आखिरी लाइन की रखवाली कर रहा था। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। एक आंसू छलक कर नीचे गिरा और चेस बोर्ड पर जा गिरा। मैंने हाथ बढ़ाया, बोर्ड से वो गीला निशान मिटाया और खेलना जारी रखा। हर चाल इत्मीनान से चली जा रही थी, क्योंकि हम जानते थे कि लिसनिंग डिवाइस के पीछे बैठे लोग सुन रहे हैं। वे शतरंज के मोहरों की खटखट सुन रहे हैं। 7 साल से अलग हुए पति पत्नी को गेम खेलते हुए सुन रहे हैं। उन्हें लगा कि हम बस समय काट रहे हैं, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बोर्ड पर मौत और जिंदगी की एक पूरी जानकारी शेयर कर ली गई है। ठीक उसी पल एलारा ने अचानक सिर उठाकर खिड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ की झलक थी। मैंने भी उसकी नजर के साथ देखा। बाहर सुनसान सड़क थी जो पूरी तरह से खाली थी। बस हवा कागज के टुकड़ों को उड़ा रही थी। लेकिन मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। कोई आ रहा था, और वो कोई ऐरा गैरा नहीं था। मेरी मांसपेशियां तुरंत कस गईं। मेरा हाथ पहले ही मेरी कमर पर बंधे चाकू की मूठ पर रखा था। हमारे पहुंचते ही 1 सेकंड में हमें कौन ढूंढ लेगा? क्या वे वही लोग थे जो बग को सुन रहे थे? मैं एलारा को अपने पीछे छिपाते हुए धीरे से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक खिड़की के बाहर से बिल्ली के म्याऊं करने की 3 आवाजें आईं। बाहर कौन है? मैंने अनजाने में एलारा को अपने पीछे और अंदर कर लिया। मेरी उंगलियों ने चाकू को कसकर पकड़ लिया था। म्याऊं की आवाज बहुत परफेक्ट थी। 3 बार, न बहुत लंबी न बहुत छोटी। यह बिल्कुल वही इमरजेंसी मीटिंग सिग्नल था जो जारेक और मैंने सालों पहले तय किया था। लेकिन सिर्फ वही था जो इस जगह के बारे में जानता था। क्या सच में यह वही था? मैं उस जर्जर खिड़की को घूरता रहा। धूल से सने शीशे से छनकर आती चांदनी में एक गहरी परछाई गुजरती हुई दिखाई दी। फिर दरवाजा खुला। चर्रर्र। कब्जों में जंग लगने की वजह से एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। जारेक दरवाजे पर खड़ा था। उसने काली जैकेट पहन रखी थी और उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। कैलन, पुराने कमीने! मुझे पता था कि तू मर नहीं सकता। उसने एक लंबा कदम आगे बढ़ाया और अपनी बाहें खोल दी। मैं उससे मिलने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मैंने बस अपनी आंखों के कोने से एलारा की एक झलक देखी। मेरा दाहिना हाथ, जो मेरे बगल में रखा था, धीरे से मुट्ठी में बंधा और फिर खुल गया। यह एक टैक्टिकल हैंड सिग्नल था। इसका मतलब था, छिप जाओ, हथियार तैयार रखो। एलारा ने बहुत हल्का सा सिर हिलाया, जिसे मुश्किल से देखा जा सकता था। वो चुपचाप 2 कदम पीछे हटी और पीछे के कमरे के दरवाजे के अंधेरे में छिप गई। जारेक ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, अपनी मुट्ठियों से मेरी पीठ थपथपाई। उसकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। 7 साल! पूरे 7 साल! मुझे लगा था कि मैं तुझे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैंने उसका कंधा थपथपाया, लेकिन मेरी मांसपेशियां तार की तरह तन गई थीं, क्योंकि जब उसने मुझे गले लगाया तो मैंने महसूस किया कि उसका शरीर कुछ टटोल रहा है। उसकी हथेलियों ने मेरी पीठ के निचले हिस्से को हल्के से दबाया, जैसे वो चेक कर रहा हो कि मैंने वहां कोई हथियार तो नहीं छिपा रखा है। मैंने उसे धीरे से पीछे धकेला और मुस्कुराते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तूने इस जगह को कैसे ढूंढा? उसने अपनी आवाज धीमी की। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मैंने मार्केट से लेकर यहां तक तेरा पीछा किया, लेकिन मैं यहां तुझे गिरफ्तार करने नहीं आया हूं। मैं तुझे बचाने आया हूं। संगठन में एक भेदी है, कोई तुझे मारना चाहता है, उसने घबराहट के साथ कहा। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। जब मैंने तुझे मार्केट में पीछा करने वालों को चकमा देते हुए देखा तो मुझे पता चल गया कि तू समझ गया है। मैंने एक शॉर्टकट लिया और तेरा पीछा करते हुए यहां आ गया। कैलन, अभी सिर्फ मैं ही हूं जिस पर तू भरोसा कर सकता है। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा। वे उतनी ही चमकीली थीं जितनी 7 साल पहले थीं, लेकिन मैं इस एहसास को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था कि कुछ तो गलत है। उसकी घबराहट नकली लग रही थी, जैसे जानबूझकर नाटक किया जा रहा हो। मैं एक कदम पीछे हटा, मेज के किनारे का सहारा लिया और मेरा हाथ लापरवाही से चेस बोर्ड पर जा लगा। चूंकि तू कह रहा है कि यहाँ कोई भेदी है, मुझे ये पक्का करना होगा कि तू अभी भी तू ही है। वो 1 सेकंड के लिए जम गया, फिर हंसा। पुराने नियम, ऑथेंटिकेशन कोड, सही कहा ना? ठीक है, पूछ।
मैंने 3 शब्द बोले, गूलर का पेड़, लोहे का बक्सा, बारिश की रात। ये वो इमरजेंसी आइडेंटिफिकेशन कोड था जिसे सिर्फ वो और मैं जानते थे। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत जवाब दिया, लोहे के बक्से को गूलर के पेड़ के नीचे गाड़ दो, बारिश की रात में ट्रांसफर करो। एकदम परफेक्ट, एक भी शब्द गलत नहीं था। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन तभी उसने एक और वाक्य जोड़ दिया, कैलन, हम इस कोड का इस्तेमाल 1 दशक से ज्यादा समय से कर रहे हैं। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ यार, ये कबाड़ खाना कितना उमस भरा है, मैं गर्मी से जल रहा हूँ। बोलते बोलते उसने अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही उसका हाथ ऊपर उठा, मेरी नजरें उसके दाहिने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच के हिस्से पर टिक गईं। वहां घट्टे की एक मोटी परत थी, लेकिन उसकी जगह गलत थी। जो इंसान अक्सर गोली चलाता है उसके लिए घट्टा बिल्कुल अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच होना चाहिए, जो पिस्तौल की ग्रिप से त्वचा में रगड़ खाने की वजह से बनता है। लेकिन उसका घट्टा बिल्कुल उसकी हथेली के बीच में था। वो किसी ऐसे इंसान का निशान था जो हमेशा खंजर का इस्तेमाल करता हो, खास तौर पर उल्टी पकड़ वाले कॉम्बैट नाइफ का। मेरा दिल बैठ गया। लेकिन उसके कोड को इतने सही तरीके से बोलने का मतलब सिर्फ 2 बातें हो सकती थी। या तो जारेक बदल गया था और उसने हमारे सारे कोड सौंप दिए थे, या जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो जारेक बिल्कुल नहीं था। वो प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ और भारी ट्रेनिंग लिया हुआ एक बहरूपिया था। वो अभी भी अपना पसीना पोंछ रहा था और बड़बड़ा रहा था, कमबख्त मौसम। कैलन, थोड़ा पानी है क्या? मैं प्यास से मर रहा हूं। मैंने कोने में रखी पानी की बाल्टी की तरफ इशारा किया। खुद ले लेफ्टिनेंट। जिस पल वो मुड़ा, मेरी नजर उसकी पीठ के निचले हिस्से पर एक छोटे से उभार पर पड़ी। ये माइक्रो ट्रांसीवर रखने की बिल्कुल सही जगह थी। सिर्फ पेशेवर ट्रैकर्स ही हर वक्त इन्हें अपने साथ रखते थे। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ा। मुझे तुरंत ये पक्का करना था कि वो असल में कौन है, वो भी उसे शक होने दिए बिना। मैंने छत से लटकते हुए उस धुंधले पीले बल्ब की तरफ देखा और अचानक मुझे एक आइडिया आया। ये जगह तो भट्टी है, यहाँ दम घुटता है, हवा के लिए खिड़की खोल लेते हैं। उसने बिना किसी शक के सिर हिलाया। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरा हाथ लापरवाही से दीवार पर लगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकर से टकराया। ये 20 साल पुराना पत्थर के हैंडल वाला नाइफ स्विच था। एक बार खींचने पर बिजली कट जाती। मैं वापस मेज पर गया, एक पुराना अखबार उठाया और खुद को हवा करने लगा और बातों को आगे बढ़ाता रहा। जारेक, तुझे कोई अंदाजा है कि मैंने ये आखिरी 7 साल कैसे गुजारे हैं? उसने आह भरी। उसकी आंखों में हमदर्दी छलक रही थी। मुझे पता है, मुझे सब पता है। तूने बहुत तकलीफ सही है, लेकिन इस बार तुझे मेरी बात सुननी होगी। मेरे पास तुझे यहां से सुरक्षित बाहर निकालने का एक तरीका है। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें असली जारेक जैसी बेबाकी और तेज गुस्सा बिल्कुल नहीं था। उनमें सिर्फ एक ठंडी, सोची समझी शांति थी। मैं अब 90% श्योर था, लेकिन मुझे एक आखिरी सबूत की जरूरत थी। मैंने अखबार गिराया और खड़ा हो गया। नहीं, बहुत गर्मी है, मुझे अपनी जैकेट उतारनी होगी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ पीठ की, मेरे दाहिने हाथ ने पूरी ताकत से स्विच को नीचे की तरफ खींचा। खचाक! शतरंज का पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। बिजली कट गई। कमरे में तुरंत ऐसा अंधेरा छा गया जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इंसान अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकता था। एलारा पीछे के कमरे में थी और वो कोई आवाज नहीं निकालेगी। नकली जारेक को भी कुछ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन मैं तैयार था। मेरी पुरानी मैकेनिकल घड़ी के डायल के किनारों पर चमकने वाला मटेरियल लगा था, जो अंधेरे में आकृतियों को धुंधला देखने के लिए काफी था। इससे भी बड़ी बात, मैंने पहले ही अपने बैग से नाइट विजन मोनोकल निकाल लिया था और उसे धीरे से अपनी आंख पर लगा लिया था। अंधेरे में सब कुछ किसी भूतिया हरे रंग में बदल गया। मैंने उसे देखा। वो नहीं हिला और न ही वो घबराया या उसने कोई हथियार निकाला। इसके बजाय उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया अपनी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंचने की थी। बंदूक निकालने के लिए नहीं, बल्कि उस जगह को पूरी ताकत से बचाने के लिए जहां माइक्रो ट्रांसीवर छिपा था। उसने अपना दूसरा हाथ अपने कान पर दबा लिया, जैसे किसी कमांड को सुनने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में किसी असली पुलिस वाले का पहला रिएक्शन हमेशा हथियार निकालकर खतरे को कंट्रोल करने का होता है, न कि कम्युनिकेशन के उपकरणों को बचाने का। वो पुलिस वाला नहीं था, वो जारेक नहीं था। मैं एक भूत की तरह उसके पीछे घूमा। मेरी बंदूक मेरे होल्स्टर से बाहर आ चुकी थी। उसका सेफ्टी लॉक हटा हुआ था। तभी उसने धीमी आवाज में पुकारा, कैलन, क्या हुआ? मैंने ट्रिगर दबाया। फायर करने के लिए नहीं, बेशक, बल्कि उस ठंडे लोहे के बैरल को सीधे उसकी खोपड़ी के पीछे अटकाने के लिए। ठक! वो पूरी तरह से जम गया। हिलना मत, मैंने कहा। मेरी आवाज पंख जैसी हल्की थी, लेकिन उसमें जान से मार देने का इरादा साफ झलक रहा था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर किए। अंधेरे में एक धीमी सी हंसी गूंजी। हे कैलन, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा ना, मैं यहां तुझे बचाने आया हूं। मैंने उसकी बेल्ट से ट्रांसीवर खींचा, उसे जमीन पर फेंका और अपने बूट के नीचे कुचल दिया। फिर मैंने अपना पैर उठाया और उसके घुटने के पिछले हिस्से पर एक जोरदार किक मारी। वो एक भारी आवाज के साथ अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने हाथ बढ़ाकर ब्रेकर स्विच को वापस ऑन कर दिया। लाइट्स जल उठी। उस चकाचौंध रोशनी में वो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके उस चेहरे पर, जो बिल्कुल जारेक जैसा था, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठ एक मजाक उड़ाने वाली हंसी में मुड़ गए। उसकी आंखें उकसाने वाले भाव से भरी थी। तो मुझे गोली मार दे, चल न कैलन, ट्रिगर दबा। मैं उसे घूरता रहा।
बंदूक का मुंह अभी भी उसके माथे के ठीक बीच में कसकर दबा हुआ था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तू मेरे दिमाग के चीथड़े उड़ा दे और असली जारेक फिर कभी वापस नहीं आएगा। ट्रिगर पर मेरी उंगली सख्त हो गई। मेरा खून ऐसे जम गया जैसे तुरंत बर्फ बन गया हो। तूने क्या कहा? वो एक खौफनाक आवाज में हंसा। क्या तुझे सच में लगता है कि तू अपनी इन छोटी मोटी हरकतों से उसे ढूंढ लेगा? मैं तुझे सच बताता हूं, जारेक जिंदा है, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि वो कहां है। तूने मुझे गोली मारी और वो भी मेरे साथ मरेगा। मेरे दिमाग में जैसे कोई बम फट गया। मेरे सामने वाला चेहरा अचानक बेहद डरावना लगने लगा। वो नकली था, जिसका मतलब था कि असली जारेक, वो भाई जो अकादमी में मेरे ऊपर वाले बंक पर सोता था, वो भाई जिसने मेरे अंडर कवर रहने के दौरान मेरे लिए खुफिया जानकारी जुटाने में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, वो अभी कहीं कैद था। उसे टॉर्चर किया जा रहा था और वो इंतजार कर रहा था कि मैं उसे बचाऊंगा। मेरी सांसें भारी हो गईं, लेकिन बंदूक की नली 1 इंच भी नहीं हिली। एलारा ने अंधेरे कमरे से झांक कर देखा। यह नजारा देखकर उसका चेहरा भूत की तरह सफेद हो गया, लेकिन वो चुप रही। उसने अपने होंठ इतने जोर से काट लिए थे कि उनमें से खून निकलने वाला था। जमीन पर घुटनों के बल बैठे आदमी ने मेरी ओर देखा और भी पागलों की तरह हंसा। क्या हुआ? गोली चलाने से डर लग रहा है? तू तो बड़ा बदमाश है ना कैलन। 7 साल अंडरकवर काम किया और अपने ही भाई को कैद करवा दिया। मैंने अपने सीने में उठ रहे गुस्से के तूफान को जबरदस्ती दबाया और बैरल को उसकी खोपड़ी पर और जोर से दबा दिया। जारेक कहाँ है? उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बस अपनी ठुड्डी से जमीन पर कुचले हुए रेडियो की तरफ इशारा किया। मैं समझ गया। जब वो रेडियो की रखवाली कर रहा था तो वो एक कमांड का इंतजार कर रहा था। अब जब रेडियो टूट गया था तो उसका बाहर की दुनिया से संपर्क कट चुका था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि बाहर के लोग जानते थे कि वो पकड़ा गया है। वे जारेक के साथ क्या करेंगे? डरावनी तस्वीरें मेरे दिमाग में कौंध गईं, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता था। जारेक को ढूंढने के लिए वो मेरे पास एकमात्र सुराग था। मैंने धीरे से बंदूक पीछे खींच ली, लेकिन जिस पल बैरल उसके माथे से हटा, वो एक धमाके के साथ उछला। उसके दाहिने हाथ ने उसकी पीठ के निचले हिस्से से एक चमकता हुआ कॉम्बैट नाइफ निकाला और सीधा मेरे गले पर वार किया। मेरा शरीर अपने आप जोर से पीछे की तरफ मुड़ गया। चाकू की धार ठंडी हवा का एक झोंका छोड़ते हुए मेरी ठुड्डी के बिल्कुल पास से निकल गई। उसके हमले की दिशा का फायदा उठाते हुए मेरे दाहिने हाथ ने चाकू पकड़े हुए उसकी कलाई को जकड़ लिया और मैंने अपना घुटना पूरी बेरहमी से उसके पेट में दे मारा। उसकी एक दबी हुई चीख निकली और वो दोहरा हो गया। मैंने उसे नहीं छोड़ा। उसके आगे की तरफ गिरने के मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसका पूरा शरीर उठाया और उसे टूटी हुई महजोंग मेज पर पटक दिया। एक कान फाड़ देने वाले क्रैश के साथ मेज के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो मलबे में पड़ा हाँफ रहा था। चाकू हवा में उड़कर कमरे के दूसरी तरफ जा गिरा। मैं उसके पास गया, अपना एक पैर पूरी ताकत से उसकी छाती पर रखा और बंदूक की नली वापस उसके माथे पर टिका दी। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसने हाँफते हुए कहा, अगर तुझमें हिम्मत है तो गोली मार। मैंने गोली नहीं मारी। मैंने बस उसे ठंडी नजरों से घूरा और उसकी छाती पर अपने बूट का वजन तब तक बढ़ाता गया जब तक उसकी पसलियों से चरमराने और टूटने की आवाजें नहीं आने लगीं। उसके हाथ जमीन पर पागलों की तरह कुछ टटोलने लगे। वो किसी भी चीज को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ढूंढ रहा था। मैंने लात मारकर उसका हाथ हटाया, नीचे झुका और बंदूक का बैरल सीधे उसके मुंह में ठूंस दिया। खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द चबाते हुए पूछा, जारेक कहाँ है? वो कुछ अजीब सी आवाजें निकालता रहा, लेकिन बोल नहीं पाया। मैंने बंदूक बाहर निकाली और वो बुरी तरह खांसने लगा। उसे अपनी सांस वापस पाने में काफी समय लगा। मुझे जाने दे और मैं तुझे बता दूंगा। मैं मुस्कुराया। मैंने अपनी छाती से अपना पैर हटाया, लेकिन बहुत ही सफाई से उसकी जेब से फोन निकाल लिया। यह एक बर्नर फोन था, वो उपकरण जिसका इस्तेमाल हत्यारे बातचीत करने के लिए करते थे। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने उसे वापस छीनने के लिए झपट्टा मारा। मैंने उसकी कनपटी पर जोरदार किक मारी। उसकी आंखें पलट गईं और वो अंधेरे में डूब गया। जब तक उसे होश आया, मैं उसे बिजली के तार से कुर्सी से बांध चुका था। मैं उसके सामने बैठा था, फोन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसमें एक पासकोड लगा था, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकता था। 7 साल पहले जो पहला सबक मैंने सीखा था वो किसी फोन को क्रैक करना था। मैंने उसकी उंगली पकड़ी और उसे बायोमेट्रिक स्कैनर पर दबाया। स्क्रीन अनलॉक हो गई। मैंने कॉल लॉग्स और टेक्स्ट्स खंगाले। पिछले 1 महीने में वो लगातार प्रोफेसर नाम के किसी शख्स के संपर्क में था। प्रोफेसर का हर कमांड बहुत ही छोटा था। आखिरी कमांड आज सुबह ही भेजा गया था, टारगेट जाल में फंस गया है, उसे पुरानी जगह पर ले जाओ। मैं उस टेक्स्ट को घूरता रहा। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। वो पुरानी जगह कहाँ थी? मैंने स्क्रीन उसके चेहरे के सामने कर दी। उसने उस पर एक नजर डाली, अपना सिर घुमाया और बोलने से इनकार कर दिया। मैं उठा, कोने में गया, लोहे का एक भारी पाइप उठाया और धीरे धीरे वापस आया। मैंने पाइप को अपनी हथेली पर हल्के से थपथपाया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। उसके होंठ कांपने लगे। वह पुरानी जगह कहाँ है? उसने अपना जबड़ा भींच लिया। खामोश। मैंने लोहे का पाइप उठाया और उसे उसकी कुर्सी के हत्थे पर दे मारा। क्रैक! लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह बुरी तरह कांप उठा और आखिरकार टूट गया। ईस्ट सिटी में बंद पड़ा केमिकल प्लांट। मैंने उसकी आंखों में घूर कर देखा।
क्या वो झूठ बोल रहा था? मैंने उसकी जेबें खंगाली और एक मुड़ा हुआ नक्शा निकाला। ईस्ट सिटी के बाहर उस बंद पड़े इंडस्ट्रियल जोन पर लाल मार्कर से एक घेरा बना हुआ था। केमिकल प्लांट ठीक बीच में था। मैंने नक्शा जेब में रखा और उस अंधेरे कमरे के दरवाजे की तरफ गया जहां एलारा छिपी हुई थी। मैंने 2 बार हल्के से खटखटाया। उसने अपना सिर बाहर निकाला। उसका चेहरा अभी भी पीला था। मैंने उसे किनारे खींचा और अपनी कलाई से मैकेनिकल घड़ी खोल दी। घड़ी के पट्टे में एक माइक्रोस्कोपिक ट्रैकर छिपा था। अगर कल दोपहर तक मेरी कोई खबर न मिले तो मेरे पुराने गुरु विंस्टन गैलाघेर को ढूंढना। वो एक रिटायर्ड डिटेक्टिव हैं। उनका पता घड़ी के केसिंग के पीछे खुदा हुआ है। सिर्फ वो जानते हैं कि इसे कैसे खोलना है। उसने घड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसके पोर सफेद हो गए थे, लेकिन वो रोई नहीं। उसने बस दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं मुड़ा और हत्यारे के पास वापस गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुजारिश थी। कुछ और कहना चाहते हो? मैंने पूछा। उस प्लांट में हमारे आदमी भरे पड़े हैं। वो हकलाया। अगर तू गया तो मारा जाएगा। मैंने उसकी बात को अनसुना किया और लोहे के पाइप से उसे बेहोश कर दिया। वहां से सारे सुराग मिटाने के बाद मैंने उसका फोन अपनी जेब में रख लिया। जब तक मैं शतरंज के कमरे के पीछे वाले दरवाजे से निकला तब तक पूरी तरह से रात हो चुकी थी। मैंने हत्यारे की कार ली और सीधा पूर्व की ओर चला गया और शहर की सीमा के बाहर उस बंद पड़े इंडस्ट्रियल जोन की ओर तेजी से बढ़ गया। खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां कम होती गईं जब तक कि कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ अंतहीन अंधेरा था। मैंने कार को बहुत दूर पार्क किया और पैदल आगे बढ़ा। जंग लगी पाइपलाइनों के सहारे छिपते हुए चल रहा था। वो जगह टूटे फूटे गोदामों और उगी हुई झाड़ियों का एक भूल भुलैया थी, लेकिन मैं वो छलावरण तुरंत पहचान गया। मलबे के उन ढेरों के पीछे जो ऐसे ही पड़े हुए लग रहे थे, संतरी छिपे हुए थे। कोई सिगरेट पी रहा था और उसका लाल हिस्सा थोड़ी देर के लिए चमक रहा था। हवा में हल्की टूटी हुई फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। दीवारों से सटकर मैं एक के बाद एक संतरी पॉइंट से बचता हुआ आगे बढ़ा। आखिरकार प्लांट के सबसे गहरे हिस्से में मुझे एक अंडरग्राउंड सुविधा का प्रवेश द्वार मिल गया। लोहे का भारी दरवाजा थोड़ा खुला था, जिससे अंदर की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैं अंदर खिसक गया और कंक्रीट की सीढ़ियों से नीचे रेंगने लगा। मुझे पानी की काल कोठरी मिल गई। मैंने उसका चेहरा थपथपाया और धीमे से उसका नाम पुकारा। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। जब उसने मुझे देखा तो उसकी धुंधली नजरों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज किसी टूटी हुई धौंकनी जैसी लग रही थी। तू यहां क्यों है? ये एक जाल है। मैंने उसके कंधों के नीचे अपनी बाहें फंसाईं और उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। उसका वजन बहुत हल्का था। वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। वो भारी होकर मुझ पर टिक गया और एग्जिट की तरफ घसीटते हुए हाँफने लगा। जैसे ही हम खुद को उस काल कोठरी से बाहर निकाल पाए, वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसके घावों पर पट्टी बांधने के लिए उसकी शर्ट फाड़ दी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखें अचानक फटी रह गईं। अपनी बची हुई आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ टूटे हुए शब्द कहे। मिशन एक झूठ था। जिस नाइट आउल का हमने पीछा किया वो एक धोखा है। असली मास्टरमाइंड हमारे अपने ही संगठन के अंदर है। उसका हाथ मेरी कलाई पर किसी शिकंजे की तरह कस गया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो हार न मानने की जिद और गुस्से से भरी थी। फिर उसकी आंखों की चमक बुझ गई और उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। जारेक, जारेक! मैंने उसे पकड़कर उसका नाम पुकारा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह भाई जो अकादमी में मेरे साथ ग्रेजुएट हुआ था, वो इकलौता इंसान जिस पर मैंने अपने उस डरावने अंडरकवर समय में भरोसा किया था, वो मेरी ही बाहों में मर गया। मैं ठंडी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसके शरीर को पकड़कर बुरी तरह कांप रहा था। अचानक पुलिस के सायरन की तेज और चीर देने वाली आवाज बाहर से गूंजी। बेसमेंट के वेंटिलेशन शाफ्ट से लाल और नीली लाइटें तेजी से चमकने लगीं। एक मेगाफोन से एक आवाज गूंजी। अंदर मौजूद संदिग्ध, ध्यान से सुनो। तुम्हें पूरी तरह से घेर लिया गया है। तुम पर पुलिस अधिकारी जारेक की हत्या का शक है। अपने हथियार डाल दो और हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने नीचे अपनी बाहों में पड़े जारेक को देखा, फिर खून से सने अपने खुद के हाथों को देखा। उन्होंने ये सब कितने परफेक्शन के साथ प्लान किया था। मुझे जारेक को ढूंढने दिया, उसे मेरी बाहों में मरने दिया और फिर इस हत्या का इल्जाम मेरे सिर मर दिया। मैंने धीरे से जारेक को नीचे लिटाया, खड़ा हुआ और अपनी बंदूक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऊपर से भारी अफरा तफरी भरे कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। दर्जनों लोग उस जगह को घेर रहे थे। मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी और मेरा भागने का कोई इरादा भी नहीं था। मैं बस एक एक कदम बढ़ाते हुए उस लोहे के दरवाजे की तरफ चला। 2 कदम चलकर मैं रुक गया। नहीं, मैं बस ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता था। बाहर के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं थे। वे मेगाफोन पर इतनी जोर से इसलिए चिल्ला रहे थे ताकि मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर सकें और उन्हें मुझे वहीं पर गोलियों से भूनने का सही बहाना मिल सके। अगर मैं यहीं मर गया तो जारेक की मौत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। असली मास्टरमाइंड आजाद ही रहेगा। मैं वापस पानी की काल कोठरी के किनारे की तरफ हटा और नीचे बैठकर जारेक के पीले पड़े चेहरे को देखने लगा। मेरे भाई, आराम से सोना। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी आंखें बंद कर दी। मेरा दिमाग तेजी से भाग निकलने का एक प्लान बना रहा था। बाहर कदमों की आवाजें और पास आ रही थीं। फ्लैशलाइट की रोशनी वेंटिलेशन की जालियों पर पागलों की तरह घूम रही थी। मैंने बेसमेंट का जायजा लिया। एक कोने में लावारिस पड़े केमिकल के ड्रमों का ढेर था।
कुछ ड्रमों से अभी भी तेज गंध वाला लिक्विड रिस रहा था। उनके बगल में बाहर की तरफ जाता हुआ जंग लगा एक ड्रेनेज पाइप था। मुझे याद था कि इन पुराने केमिकल प्लांट्स में हमेशा एक सीवेज पाइप होता था जो सीधा बाहर गंदे पानी की नदी में जाकर गिरता था। मैं दीवार से सटकर केमिकल ड्रमों के पास पहुंच गया। मैंने धीरे से एक ड्रम का ढक्कन खोला। ये 1/3 किसी अनजान लिक्विड से भरा था। मैंने अपनी शर्ट का एक कोना उसमें डुबाया और उसे सूंघा। इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो बहुत तेजी से आग पकड़ता है। मैंने उस अल्कोहल को जमीन पर गिराते हुए दरवाजे तक एक लाइन बना दी। फिर कुछ खाली डिब्बे उठाए, उनमें कपड़े, ठूंसे और कच्चे बम बना लिए। इसके बाद मैंने अपनी जैकेट उतारी, जारेक की जैकेट उतारी और उसकी जैकेट खुद पहन ली। कपड़े बदलते समय मैंने उसकी छाती पर चाकू का एक गहरा घाव देखा। यह टॉर्चर का एक खौफनाक निशान था। मेरी आंखें जलने लगीं, लेकिन दुख मनाने का समय नहीं था। मैंने उसका पुलिस बैज निकाला और उसे अपनी अंदरूनी जेब में गहराई तक डाल दिया। यह एक सबूत था और एक याद भी। बाहर के आदमी दरवाज़ा पीटना शुरू कर चुके थे। मैंने लाइटर जलाया, कपड़ों में आग लगाई और उसे अल्कोहल की उस लाइन पर फेंक दिया। भक! आग तेजी से भड़क उठी और उस लाइन के सहारे सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। गाढ़ा, जहरीला, काला धुआं तुरंत बेसमेंट में भर गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए मैं ड्रेनेज पाइप की तरफ भागा। लोहे की जंग लगी। जाली को मैंने एक जोरदार झटके से तोड़ दिया। मैंने उसमें छलांग लगाई और उस कीचड़ में से पागलों की तरह रेंगने लगा। मेरे पीछे टनल में एक धमाका हुआ। उन बमों ने केमिकल ड्रमों को पकड़ लिया था। एक भयानक शॉकवेव पाइप में से गुजरी जिसने मुझे आगे की तरफ धकेल दिया। मैं पाइप से बाहर निकला और सीधा बर्फ जैसी ठंडी नदी में जा गिरा। मैंने एलारा को देखा। वो सामने वाले किनारे पर एक टूटे हुए गोदाम के अंधेरे में खड़ी थी। उसके बगल में एक आदमी था, वही बेघर आदमी जिसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जो मैंने पहले पहने हुए थे। यहां तक कि वो चलता भी मेरी ही तरह था, जानबूझकर मेरी नकल कर रहा था। थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन घबराहट से भरा हुआ था। एलारा ने उसका कंधा थपथपाया और अपने बैग से एक खून से सनी हुई शर्ट निकाली। ये मेरी शर्ट थी, वही जो मैंने मार्केट में उसके साथ बदली थी। उसने तेजी दिखाते हुए उस खून से सनी शर्ट को उस बेघर आदमी के सिर से पहनाया और फिर नदी के किनारे की तरफ इशारा किया। उस आदमी ने सिर हिलाया और लड़खड़ाते हुए पानी की तरफ बढ़ गया। जिस पल वो किनारे पर पहुंचा, सर्चलाइट्स उस पर आ पड़ी। कोई चिल्लाया, टारगेट मिल गया। तुरंत गोलियां चलने लगीं। बैंग बैंग बैंग! गोलियों की एक कान फाड़ देने वाली बौछार। उस बेघर आदमी का शरीर एक जोरदार झटके के साथ पीछे की तरफ नदी में जा गिरा। पानी की सतह पर एक गहरा लाल धब्बा फैल गया। गोलियों की आवाज बंद हो गई। रेडियो पर एक आवाज गूंजी, टारगेट को गोली लग गई है और वो नदी में गिर गया है। तुरंत बहाव की दिशा में जाकर उसे पकड़ो। मैं सरकंडों की दलदल में छिपा हुआ था, खून से सने पानी को फैलते हुए देख रहा था। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था। एलारा ने यह सब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लान किया था। मेरी जगह वो बेघर आदमी मारा गया था। अब हर किसी को यही लग रहा था कि कैलन गोलियों से छलनी होकर नदी की तलहटी में डूब रहा है। इस भारी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए मैं खामोशी से किनारे के साथ साथ तैरा और कंक्रीट की दीवार में बनी एक दरार से होकर ऊपर चढ़ गया। किनारे पर भागते हुए पुलिस वाले भरे पड़े थे। अंधेरे में झुककर मैंने अपना पहले से तैयार किया हुआ एक पैकेज निकाला। यह पुलिस की आम वर्दी थी जिसे मैंने 7 साल पहले इस इंडस्ट्रियल पार्क में छिपाया था। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, अपने गीले कपड़ों को कूड़े के ढेर में धकेल दिया और सिर झुकाकर अंधेरे से बाहर आ गया। मैं सीधे कमांड व्हीकल की तरफ चला गया। कई पुलिस वाले दौड़ते हुए मेरे पास से गुजरे। किसी ने मुड़कर मुझे नहीं देखा। इस तरह की अफरा तफरी भरी तलाशी में वर्दी पहने हुए हर इंसान उन्हीं में से एक था। मैं भीड़ में घुल मिल गया। आदेश चिल्लाता हुआ, झुंड के साथ दौड़ता हुआ उस विशाल मोबाइल कमांड सेंटर के करीब पहुंच गया। वो एक भारी रूप से मॉडिफाई किया गया कम्युनिकेशंस ट्रक था जिसकी छत एंटीना से भरी थी और अंदर रोशनी ही रोशनी थी। मैं घूमकर साइड में गया और बिल्कुल घने अंधेरे में खड़ा हो गया। आधी खुली खिड़की से मैंने अंदर बैठे एक आदमी को देखा। एक ऐसा आदमी जिसके यहां होने की मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। डिप्टी डायरेक्टर वेंस, प्रांतीय विभाग के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी, और वो आदमी जिसके पास मेरे अंडर कवर ऑपरेशन को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार था। उन्होंने एक रेडियो पकड़ रखा था और उसमें बोल रहे थे। खिड़की की दरार से उनकी आवाज बाहर आ रही थी। सभी यूनिट्स अपनी तलाशी का दायरा बढ़ाओ। मुझे वो आदमी चाहिए, जिंदा हो तो वो, या मरा हो तो उसकी लाश। मैं उन्हें नफरत से घूर रहा था। वे यहाँ क्यों थे? इस तरह के फ्रंटलाइन छापे में उनके दर्जे के आदमी का मौके पर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, सिवाय इसके कि उन्हें मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना हो। रेडियो पर एक आवाज वापस गूंजी। रिपोर्ट, बहाव की दिशा में टारगेट का कोई सुराग नहीं मिला। रिपीट, टारगेट का कोई सुराग नहीं। वेंस के माथे पर सिलवटें पड़ी, फिर वो तुरंत रिलैक्स हो गए। उन्होंने रेडियो उठाया। उनकी आवाज गंभीर थी। सभी यूनिट्स ध्यान दें। मौके का मुआयना करने के बाद ये पक्का हो गया है कि संदिग्ध कैलन ने गिरफ्तारी का हिंसक विरोध किया और मौके पर ही मारा गया। उसकी लाश पानी के बहाव में बह गई। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी रहेंगे। ये शब्द सुनकर मेरा खून बर्फ बन गया। आधिकारिक तौर पर मुझे मरा हुआ घोषित करने से पहले उन्होंने ये तक चेक नहीं किया कि मैं सच में मरा हूं या नहीं, क्योंकि उन्हें मैं मरा हुआ चाहिए था। उन्हें यह केस बंद करना था। मैंने उन्हें रेडियो नीचे रखते हुए देखा। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुके
और उनके मुंह का कोना ऊपर की तरफ मुड़ गया। ये पूरी तरह से चैन की मुस्कान थी। वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि जारेक मर चुका था और मैं एक भगोड़ा था। ये एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन डरावनी हद तक सच्ची थी। मैं उनकी खिड़की के ठीक बाहर खड़ा था। 10 फीट से भी कम दूरी पर हमारे बीच सिर्फ कांच की एक दीवार थी और मैं उन्हें घूर रहा था। उनकी उंगलियां धीरे धीरे कुर्सी के हत्थे पर थपथपाने लगीं। वो लय, वो ताल, मैंने इसे पहले हत्यारे के फोन पर देखा था। ये बिल्कुल वही एनक्रिप्टेड ताल थी जिसका इस्तेमाल प्रोफेसर कमांड भेजने के लिए करता था। डिप्टी डायरेक्टर वेन्स ही प्रोफेसर थे। असली मास्टरमाइंड इस पूरे समय प्रांतीय विभाग में बैठा था, हमारे मिशंस को मंजूरी दे रहा था और हमारी मौतों की साजिश रच रहा था। मेरा मन किया कि मैं खिड़की तोड़ दूं और उनका गला फाड़ दूं, लेकिन मैंने खुद को रोका। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और मैं उनकी निजी सेना से घिरा हुआ था। उन पर हमला करना सुसाइड करने जैसा था। मैंने धीरे से एक कदम पीछे लिया और अंधेरे में और गहराई में घुल गया। वो अभी भी ट्रक में थे, एक फ़ोन कॉल कर रहे थे। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। सब कुछ साफ कर दो, कोई भी सुराग बाकी नहीं रहना चाहिए। मैं मुड़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। मेरे पीछे मैंने रेडियो पर उनका आखिरी संदेश सुना, शहीद हीरो कैलन को श्रद्धांजलि। मिशन पूरा हुआ। मैं अंधेरे में खड़ा था और वे शब्द किसी आरी की तरह मेरे दिल को काट रहे थे। उन्होंने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया, केस बंद कर दिया। हर कोई अपना सामान समेटकर घर जा सकता था, लेकिन मैं बस ऐसे ही गायब नहीं हो सकता था। एलारा हमारे अपार्टमेंट में वापस आ गई थी, जो पूरी तरह से लिसनिंग डिवाइसों से घिरा हुआ था, और वो अकेले उन भेड़ियों का सामना कर रही थी। मैं अंधेरे की आड़ में छिप गया और पूरी रात चलकर शहर की सीमा में वापस लौट आया। लेकिन मैं घर नहीं गया, मैं जा नहीं सकता था। इसके बजाय मैं अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के ठीक सामने वाली एक खाली पड़ी रिहायशी इमारत में घुस गया। 6ठी मंजिल पर एक खाली फ्लैट था, जिसकी खिड़कियां मेरी बालकनी के बिल्कुल सामने थीं। मैंने अपनी छोटी दूरबीन सेट की और पर्दों के बीच की दरार से झांकते हुए अपने उस जाने पहचाने घर को देखने लगा। जैसे जैसे आसमान में सफेदी छाने लगी, मैंने एलारा को बालकनी में आते देखा। उसने एक काले रंग का स्वेटर पहना हुआ था और वो बहुत ही सधे हुए तरीके से कपड़ों के स्टैंड पर कपड़े सुखा रही थी। वो रो रही थी। इतनी दूर से भी मैं उसके कंधों को कांपते हुए देख सकता था। उसने सबसे पहला कपड़ा जो सुखाया वो सफेद रंग का था। सफेद का मतलब शांति था। वो मुझे बता रही थी कि वो ठीक है, फिलहाल सुरक्षित है। मैंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गड़ गए। दूसरी चीज लाल रंग की थी। लाल का मतलब खतरा था, कोई घर में आया था। मेरा दिल मेरी पसलियों से जोर से टकराने लगा। तीसरी चीज काले रंग की थी। काले का मतलब था कि निगरानी जारी है। तीनों चीजों को सुखाने के बाद वो मुड़ी और वापस अंदर चली गई। इस पूरी प्रक्रिया में 5 मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन उसने वो सब कुछ बता दिया था जो मुझे जानना जरूरी था। मैं लगातार उस खिड़की को घूरता रहा। मेरा दिमाग अंदर घुसने के अलग अलग रास्तों के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं दिन में कोई कदम नहीं उठा सकता था। मुझे रात होने का इंतजार करना पड़ा। वो दिन एक सदी की तरह लंबा लगा। मैं उस खाली पड़ी इमारत में ही रहा और उसे बार बार खिड़की पर आते और अलग अलग रंगों के कपड़े सुखाते हुए देखता रहा। वो मुझे बता रही थी कि सुबह वर्दी में 2 आदमी आए थे और दोपहर को सादे कपड़ों में एक आदमी आया था। उन्होंने किसी चीज की तलाश में पूरे घर को तहस नहस कर दिया। मेरा दिल मेरे गले में आ गया था, लेकिन इस बात से तसल्ली थी कि वो अभी भी कपड़े सुखा रही है, जिसका मतलब था कि अभी तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। आखिरकार सूरज डूब गया और रात ने शहर को निगल लिया। मैं बस हिलने की तैयारी कर ही रहा था कि मेरी रसोई से कुछ काटने की तेज घबराहट भरी आवाज गूंजी। वो आवाज रात की हवा को चीरते हुए साफ सुनाई दे रही थी। खट 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 खट। यह कोई आम काटने की आवाज नहीं थी, यह मोर्स कोड था। मैंने उसे समझने के लिए अपने कान तेज किए। हत्यारे आ रहे हैं, छिप जाओ। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। एलारा मुझे चेतावनी देने के लिए काटने वाले चाकू की आवाज का इस्तेमाल कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कहाँ हूं, लेकिन वो जानती थी कि मैं उसे सुन सकता हूं। यह सालों के संघर्ष से पैदा हुई एक टेलीपैथी थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे अभी अंदर जाना था। मैं उस खाली इमारत से बाहर निकला, अपने अपार्टमेंट ब्लॉक के पीछे से घूम कर गया और 6ठी मंजिल तक जाने वाले बाहरी ड्रेनेज पाइप को पकड़ लिया। मैं उस पर चढ़ने लगा और स्ट्रीट लाइट से बचने के लिए हर मंजिल पर खुद को दीवार से बिल्कुल चिपका लिया। जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पर पहुंचा, मुझे अपने ऊपर कुछ हलचल सुनाई दी। एक खिड़की के खुलने की आवाज। मैं ईंटों से सटकर अपनी सांस रोके वहीं जम गया। एक गहरा साया मेरी 6ठी मंजिल की खिड़की से बाहर झुका। उसने नीचे देखा और फिर जल्दी से वापस अंदर छिप गया। वो देख रहा था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। वो एक हत्यारा था और वो अकेला नहीं था। मैंने उसके गायब होने का इंतजार किया, फिर चढ़ना जारी रखा। 6ठी मंजिल पर पहुंचकर मैं अपनी रसोई की खिड़की के बाहर दीवार से बिल्कुल सट गया। पर्दे खिंचे हुए थे, लेकिन एक पतली सी दरार बची थी। मैंने देखा कि एलारा की पीठ खिड़की की तरफ है और वो किसी मशीन की तरह सब्जियां काट रही हैं। चाकू हवा में उड़ रहा था। उसके कंधे सख्त थे, चाहे खौफ से या गुस्से से, मैं बता नहीं सकता था। रसोई के दरवाजे पर काली जैकेट पहने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ जेब में थे और वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। एलारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो बस काटती रही। लेकिन उसने ब्लेड को थोड़ा सा और ऊपर उठाया। स्टील ने छत की रोशनी को पकड़ा और एक तेज चमक रिफ्लेक्ट की।
ये एक इशारा था। वो मुझे बता रही थी कि रसोई में घुसना सुरक्षित है। मैंने धीरे से खिड़की को धकेला। वो खुली हुई थी। उसने इसे तैयार रखा था। मैं बिना आवाज किए रसोई में कूद गया और उसके ठीक 10 फीट पीछे उतरा। उसने मुड़कर नहीं देखा। उसका काटने वाला हाथ सिर्फ एक माइक्रो सेकंड के लिए रुका और फिर अपनी उसी खट 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 की लय पर वापस आ गया। दरवाजे पर खड़ा आदमी उसे ही घूरता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक पीछे अभी एक साया मंडरा रहा है। मैं दीवार के सहारे सहारे खिसका। अपने कदमों की आवाज को छिपाने के लिए उन्हें उसके चाकू की लय के साथ मिला लिया। मैंने दूरी कम की। 5 फीट, 3, 1। उसे शायद हवा में कुछ बदलाव महसूस हुआ और वो मुड़ने ही वाला था। मैंने झपट्टा मारा। अपना बायां हाथ बेदर्दी से उसके मुंह पर कस दिया, जबकि मेरे दाहिने हाथ ने उसके गले पर एक ब्लेड फेर दिया। उसकी आंखें फटी रह गईं और उसका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ गया। मैंने उसे चुपचाप जमीन पर लिटा दिया। एलारा का काटना कभी नहीं रुका। वो लगातार बजती हुई लय उसका मुझे ये बताने का तरीका था कि उसे पता है मैं कामयाब हो गया हूं। ये कवर साउंड देने का उसका तरीका था। मैंने लाश को खींचकर कोने में किया और उसे हाथ से एक इशारा किया। उसने सिर हिलाया। चाकू अभी भी चल रहा था। मैं रसोई से बाहर खिसक गया। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए दीवार से सटकर चल रहा था। जैसे ही मैं दालान में पहुंचा, बेडरूम का दरवाजा झटके से खुला। एक दूसरा आदमी बाहर निकला और सीधा मुझसे टकराया। वो एक पल के लिए जम गया। उसका हाथ अपनी बंदूक की तरफ लपका। मैं उससे ज्यादा तेज था। मैंने अपना ब्लेड सीधा उसके दिल में उतार दिया। उसकी एक दबी हुई चीख निकली और वो मेरी बाहों में गिर पड़ा। मैंने उसे खींचकर बेडरूम में ले लिया। जिस पल मैंने उसे नीचे रखा, मुझे लिविंग रूम में हलचल सुनाई दी। उनमें से और भी थे, सिर्फ 2 नहीं। मैंने बेडरूम पर नजर दौड़ाई और पुराने जमाने की भारी ओक लकड़ी की अलमारी पर मेरी नजर टिक गई। एक आदमी के लिए काफी जगह थी। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला, अंदर खिसक गया और दरवाजे को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। जगह की उस पतली सी दरार से मैंने एक आदमी को बेडरूम में आते देखा। उसने कमरे को तहस नहस करना शुरू कर दिया। दराजों को फाड़ डाला और गद्दे को पलट दिया। जैसे ही उसने अपनी पीठ अलमारी की तरफ की, मैंने लात मारकर दरवाजा खोला और उस पर झपट्टा मारा। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और मौत की पकड़ के साथ अपने हाथों से उसका गला जकड़ लिया। वो पागलों की तरह छटपटाया। उसके बूट फर्श से टकरा रहे थे जब तक कि वो पूरी तरह से बेजान नहीं हो गया। मैंने उसे छोड़ दिया और हाँफने लगा। तभी दालान से कदमों की आवाज आने लगी। एक और। मैं दरवाजे के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही उसने अपना सिर कमरे में डाला, मैंने एक जोरदार मुक्का उसकी कनपटी पर दे मारा। वो तुरंत गिर गया। मैं उस पर चढ़ा, अपना घुटना उसकी छाती पर रखा और अपने ब्लेड की नोक को उसकी गर्दन की नस पर दबा दिया। वो जम गया। उसकी आंखों में गहरा खौफ भर गया था। मैंने नीचे झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें किसने भेजा है? डिप्टी। डायरेक्टर वेंस। वो हकलाया। मैंने ब्लेड को और जोर से दबाया। और कौन? उसकी आंखें घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगी। मैंने उसकी त्वचा को चुभोया, जिससे उसकी गर्दन से खून की एक बूंद लुढ़क कर नीचे आ गई। घबराहट उस पर हावी हो गई और उसके मुंह से शब्द लड़खड़ाते हुए निकले, और शैडो? शैडो कौन है? मुझे नहीं पता, कसम से, मैं सिर्फ आदेश मानता हूं। मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मुझे बस इतना पता है कि वो आज रात सब सुन रहा है। मेरे सीने में जकड़न होने लगी। उसके कहने का क्या मतलब था? उसने मुश्किल से अपना थूक निगला। शैडो सब कुछ सुन रहा है। मेरे दिमाग में एक बम सा फट गया। वेंस एक बड़े ओहदे पर था, लेकिन क्या उसके ऊपर भी कोई था? और क्या वो शख्स कहीं बैठकर इस वक्त इन बग्स से आने वाली आवाजें सुन रहा है? उसने मुझे अपने आदमियों को मारते हुए सुना। उसे पता है कि मैं जिंदा हूं। मैं उछलकर खड़ा हुआ, लिविंग रूम में भागा और सजावट वाली एक पेंटिंग के पीछे से एक लिसनिंग डिवाइस को उखाड़ दिया। मैंने उसे अपने चेहरे के पास किया और उसमें पूरी नफरत के साथ बोला, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। बग कुछ सेकंड तक खामोश रहा। फिर उस छोटे से स्पीकर से एक धीमी, खौफनाक हंसी की आवाज आई। उसके बाद गहरा सन्नाटा। लेकिन वो हंसी मेरी खोपड़ी में गूंज रही थी। शैडो कहीं बैठकर इस कमरे की आवाजें सुन रहा था। मैं बेनकाब हो चुका था। वो जानता था कि मैं मरा नहीं हूं। अब उसका अगला कदम क्या होगा? कोई हिट स्क्वाड भेजना? पूरी बिल्डिंग को बम से उड़ाकर राख कर देना? मुझे उससे पहले ही कदम उठाना था। मैं लिविंग रूम के बीच में बैठ गया और बग को घूरने लगा। इन मिलिट्री ग्रेड डिवाइसों की रेंज 300 मीटर थी। आवाज रिसीव करने वाला टर्मिनल आसपास ही होना चाहिए, या तो बगल वाले फ्लैट में या फिर सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग में। मैं दौड़कर खिड़की के पास गया और ब्लाइंड्स को थोड़ा सा खोला। सड़क के उस पार वाली बिल्डिंग बिल्कुल हमारे जैसी ही थी। 6 मंजिला पुरानी रिहायशी इमारत, जिसमें एक जैसी ही खिड़कियों का जाल था। उन्हीं में से एक के पीछे खुद को शैडो कहने वाला वो राक्षस छिपा था। मैंने एलारा की तरफ देखा। वो रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। मौत जैसी पीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में लोहे जैसी मजबूती थी। उसने दीवार पर लगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकर बॉक्स की तरफ इशारा किया। मैं तुरंत समझ गया, टर्मिनल को ढूंढने के लिए मुझे अफरा तफरी मचानी थी। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका बिजली काटना था। जिस पल पूरी बिल्डिंग में अंधेरा होगा, उनके उपकरणों की मेन पावर कट जाएगी। बैकअप जनरेटर को चालू होने में कुछ सेकंड लगेंगे। वे कुछ सेकंड मेरे वार करने का समय होंगे। मैंने उसे हाथ से इशारा किया। उसने सिर हिलाया और बेडरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वो अपने पजामे में बाहर लड़खड़ाती हुई आई। उसके बाल जानबूझकर बिखरे हुए थे। उसने अपने कान पर फोन रखा हुआ था और उसकी आवाज बनावटी घबराहट से कांप रही थी।
हेलो, मेंटेनेंस? मेरे अपार्टमेंट का ब्रेकर फिर से ट्रिप हो गया है। मैं घर में अकेली हूं और मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आकर इसे देख लीजिए। उसका नाटक बिल्कुल परफेक्ट था। जो कोई भी दूसरी तरफ सुन रहा होगा उसे बस यही लगेगा कि एक डरी हुई अकेली औरत रिपेयर करने के लिए बुला रही है। 10 मिनट बाद सीढ़ियों में भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक मेंटेनेंस वाला आदमी बॉक्स चेक करने आया। एलारा ने दरवाजा खोला और जोर से बोली, ये पक्का करने के लिए कि बग्स हर एक शब्द पकड़ लें। सर, क्या आप चेक कर सकते हैं कि कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया है? इलेक्ट्रीशियन ने बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की। लगता है पूरी बिल्डिंग में ओवरलोड हो गया है। मुझे चेक करने के लिए मेन ब्रेकर गिराना होगा। 1 मिनट रुकिए। जिस पल इलेक्ट्रीशियन ने उस भारी लीवर को जोर से नीचे खींचा, हॉल में एक जोरदार आवाज गूंजी। पूरी बिल्डिंग बिल्कुल घने अंधेरे में डूब गई। हर एक लाइट, हर एक उपकरण, हर एक लिसनिंग डिवाइस तुरंत बंद हो गया। यही समय था। मैंने अपना नाइट विजन मोनोकल नीचे खींचा, दरवाजा खोला और हॉल से होता हुआ दौड़ा। मैं सीढ़ियों पर पहुंचा और तेजी से छत की तरफ भागा। ऊपर पहुंचकर मैंने लोहे के दरवाजे को लात मारकर खोला। रात की हवा मुझे चीरती हुई गुजर रही थी। मैं छत के किनारे की तरफ भागा और खुद को हवा में उछाल दिया और सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाकर गिरा। मैंने झटके को सहने के लिए खुद को गोल घुमाया, संभल कर खड़ा हुआ और सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ भागा। 3 मंजिल नीचे मैं फ्लैट नंबर 302 के सामने बिल्कुल रुक गया। बिजली कटने से पहले मैंने अपनी दूरबीन से इस बिल्डिंग की रेकी की थी। रात भर सिर्फ इसी खिड़की से एक हल्की अजीब सी रोशनी आ रही थी। कोई लैंप नहीं, बल्कि बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्टैंड बाय इंडिकेटर लाइट्स। मैंने अपनी मास्टर चाबियों का गुच्छा निकाला, एक चाबी ताले में फंसाई और उसे घुमाया। क्लिक। मैं अंदर घुस गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन मेरे नाइट विजन से सब कुछ शीशे की तरह साफ था। लिविंग रूम एक इलेक्ट्रॉनिक किले जैसा था। 3 बड़े मॉनिटर्स, ऑडियो उपकरणों की कतारें और एक हाई पावर ट्रांसमीटर। स्क्रीन्स पर मेरे लिविंग रूम, बेडरूम और रसोई के दृश्य दिखाई दे रहे थे। सभी 15 बग्स यहीं जुड़े हुए थे। कंसोल के सामने एक दुबला पतला साया झुका हुआ बैठा था, जो पागलों की तरह सिस्टम को रीबूट करने की कोशिश कर रहा था। बैकअप पावर चालू हो गई। स्क्रीन्स वापस झिलमिलाने लगीं। उसने अपना सिर घुमाया। मैंने उसका चेहरा देखा। मेरे दिल में जैसे किसी ने भाला घोंप दिया हो। वो विक्टर था। वो इंस्ट्रक्टर जिसने मुझे अकादमी में टैक्टिकल कॉम्बैट सिखाया था। वो गुरु जिसने मेरे पहले फील्ड ऑपरेशन में मेरे लिए गोली खाई थी। वो हीरो जिसके बारे में कहा गया था कि वो 7 साल पहले एक धमाके में मारा गया था और उसे मरणोपरांत मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। वो जिंदा था और वो यहीं बैठा था। स्क्रीन्स के जरिए मुझे देख रहा था। उसने मुझे दरवाजे पर खड़े देखा और वो जम गया। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, एक गर्मजोशी भरी, पिता जैसी मुस्कान। बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके चेहरे पर तब होती थी जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड में मुझे अपनी पहली 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करते हुए देखता था। वो खड़ा हुआ और उसने धीरे से अपनी बाहें खोल दी। कैलन, मेरे बच्चे, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मेरा सबसे बेहतरीन स्टूडेंट कभी निराश नहीं करता। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मेरी उंगलियां मेरे चाकू की मूठ को कस कर दबा रही थी। मेरे दिमाग में एक तूफान चल रहा था। 7 साल पहले उसकी मौत एक नाटक थी। उन्होंने किसकी जली हुई लाश दफनाई थी? इतने सालों तक वो अंधेरे में छिपा बैठा था और वहीं से तार हिला रहा था। जारेक का पकड़ा जाना, नकली जारेक, मेरे घर में लगे 15 बग्स, ये सब उसने किया था। उसने मुझे पूरी तारीफ भरी नजरों से देखा, जैसे कोई कलाकार अपने बनाए सबसे बेहतरीन मास्टरपीस को देख रहा हो। क्या तुम जानते हो कैलन, तुम मेरे द्वारा तैयार किए गए सबसे बेहतरीन अंडरकवर एसेट हो। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुमने इन पिछले कुछ सालों में मेरे लिए कितना काम किया है? तुमने जिस भी टारगेट को खत्म किया वो मेरे सिंडिकेट के रास्ते का कांटा था। मेरा गला रेगिस्तान की तरह सूख गया था। मेरे शब्द टूटे हुए कांच की तरह खुरदरे निकले। जारेक कहाँ है? वो मुस्कुराया और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो लड़का बहुत जिद्दी था। वो तुम्हारे केस को छोड़ना नहीं चाहता था। वो शैडो की जांच करने पर अड़ा था। मेरे पास उसे बातचीत के लिए यहाँ बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कंसोल पर रखे एक रील टू रील टेप डेक की तरफ इशारा किया। क्या तुम उसके आखिरी शब्द सुनना चाहते हो? इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, उसने जोर से प्ले बटन दबा दिया। स्पीकर से जारेक की आवाज गूंजी, जो खरखराहट और दर्दनाक चीखों से भरी थी। विक्टर, तू गद्दार कमीने! कैलन तुझे इस काम के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुझे ढूंढ लेगा, मैं कसम खाता हूं। फिर कार की बैटरी की वो डरावनी झंझनाहट सुनाई दी और उसके बाद जारेक की रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें। वो आवाज मेरे दिल को दर्दनाक टुकड़ों में काट रही थी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने खुद को आगे उछाला। मेरा ब्लेड सीधे उसके गले को निशाना बना रहा था। वो खौफनाक तेजी से किनारे हटा और मेरी पसलियों पर एक जोरदार मुक्का मारा। मैंने उस झटके को सहा और अपना ब्लेड वापस खींचा और उसकी बाह पर एक गहरा कट लगा दिया। खून का फव्वारा छूटा। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा और कंसोल से जा टकराया। मॉनिटर से चिंगारियों की बारिश हुई और वे जमीन पर गिर पड़े। अपनी खून से सनी बाह को पकड़ते हुए उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगा। आओ ना, मुझे मार डालो। तुमने मुझे मारा तो समझो तुम भी मारे गए। ये बिल्डिंग मेरे आदमियों से भरी पड़ी है। मुझे परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। मैंने फिर से झपट्टा मारा। ब्लेड आगे की तरफ था। उसने एक कुर्सी उठाई और मेरी तरफ फेंक दी। मैंने उसे लात मारकर किनारे किया और फासला मिटाते हुए
अपने चाकू की नोक सीधे उसके दिल पर टिका दी। वो जोर जोर से हाँफने लगा और मुझे घूरने लगा। तुम जीत नहीं सकते कैलन, तुम कभी इस सिंडिकेट की तह तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरे ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे दिमाग में जारेक के मरते वक्त कहे गए शब्द कौंध गए। असली मास्टरमाइंड हमारे अपने ही संगठन के अंदर है। ये वही आदमी था जो मेरे ठीक सामने खड़ा था, लेकिन मेरे ऊपर ऐसे लोग बैठे हैं से उसका क्या मतलब था। हिचकिचाहट के उस छोटे से पल में उसने हमला कर दिया। उसने अपना सिर आगे किया और मुझे ठीक मेरी छाती के बीचों बीच सिर से टक्कर मारी। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपनी बेल्ट से एक कॉम्बैट नाइफ निकाला और एक क्रूर रिवर्स ग्रिप में उसे ऊपर की तरफ चलाया। बिल्कुल वही पैंतरा। नकली जारेक को भी उसने खुद ही ट्रेनिंग दी थी। मैं उसके वार से बचा और मैंने उसकी कलाई पर मुक्का मारा। चाकू खड़खड़ाते हुए दूर जा गिरा। वो लड़खड़ाया और दीवार से जा टकराया। मैंने झपट्टा मारा, उसे जमीन पर धकेल दिया और अपना घुटना उसकी छाती पर टिका दिया। अपनी अंदरूनी जेब में हाथ डालते हुए मैंने जारेक का खून से सना पुलिस बैज बाहर निकाला। धातु के उस शील्ड का किनारा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसके अंदर एक माइक्रो SD कार्ड छिपा था। वो खुफिया जानकारी जिसे पाने के लिए जारेक ने अपनी जान दे दी थी। मैंने उस धातु के बैज को बेदर्दी से विक्टर की बांह के खुले घाव में घुसा दिया। वो दर्द से चीख उठा क्योंकि धातु और वो SD कार्ड उसके मांस में गहराई तक उतर गए थे। उसकी आंखें फटी रह गईं और वो मुझे खौफ से घूरने लगा। तुमने क्या किया? बुरी तरह हाँफते हुए मैंने उसे घूर कर देखा। जारेक ने मरने से पहले ये मुझे दिया था। जब तुम उसे टॉर्चर कर रहे थे तो वो तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा था। तुमने जो भी कहा है उसका एक एक शब्द इस चिप में है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वो पागलों की तरह छटपटाने लगा। चिप को अपने ही घाव से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से जमीन पर दबा रखा था। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी, जो तेजी से बेकाबू पागलपन में बदल गई। अपने एक आजाद हाथ से उसने दीवार पर लगे एक लाल बटन को जोर से दबा दिया। तुरंत ही पूरी बिल्डिंग में एक कान फाड़ देने वाला अलार्म बजने लगा। वो दांतों के बीच खून का झाग लिए हुए मुस्कुराने लगा। हे, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? इस बिल्डिंग में मेरे 20 आदमी तैनात हैं। वे 3 मिनट में ऊपर आ जाएंगे। तुम भाग नहीं सकते। तुमने मुझे मारा तो तुम मेरे साथ ही मरोगे। जारेक की मौत बेकार जाएगी और तुम्हारी सारी मेहनत राख में मिल जाएगी। मैं खड़ा हुआ और उसकी कनपटी पर एक जोरदार किक मारी। वो तुरंत बेजान हो गया, लेकिन अलार्म अभी भी बज रहा था। सीढ़ियों पर सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए QR कोड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मुझे betting/SATTA या ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम पे जुआ प्रमोट ना करना पड़े। वीडियो शुरू करते हैं। पर कंक्रीट से टकराने वाले बूटों की जोरदार आवाजें गूंज रही थीं। आदमी चिल्ला रहे थे और दरवाजा पीट रहे थे। मैं दौड़कर खिड़की के पास गया और नीचे देखा। प्रांगण काले कपड़े पहने आदमियों से भरा हुआ था। उन्होंने बिल्डिंग को पूरी तरह से घेर लिया था। मैंने वापस बेहोश विक्टर की तरफ देखा और फिर बचे हुए मॉनिटर्स की तरफ। एक स्क्रीन पर एलारा हमारे लिविंग रूम में खड़ी थी और छत की तरफ देख रही थी। उसे ठीक से नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जानती थी कि मैं एक और मौत के जाल में फंस गया हूं। मैंने अपने दांत भींचे। विक्टर के पास जाकर मैंने अपनी उंगलियां उसके घाव में डाली और खून से सने बैज को बाहर खींच लिया और उसे अपनी जेब में ठूंस लिया। फिर मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। भारी लकड़ी का वो दरवाजा बड़े हथौड़ों की मार से अंदर की तरफ झुकने लगा था। जिस पल मैंने उसे झटके से खोला, लोगों की एक लहर अंदर की तरफ टूट पड़ी। पहले आदमी ने अपनी राइफल के पिछले हिस्से से मेरी खोपड़ी पर वार किया। मैं उस वार के नीचे से झुका और अपना ब्लेड उसकी जांघ में गहराई तक उतार दिया। वो चीखा और गिर पड़ा। मैं उसके ऊपर से कदम रखकर अपने मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए निकला और आदमियों ने मुझे घेर लिया। एक हाथ आगे बढ़ा और उसने मेरे बाएं हाथ को पकड़ लिया। मैं मोमेंटम के साथ घूमा और उसके जोड़ों पर एक जबरदस्त लॉक लगाया। स्नैप! उस आदमी की कलाई चकनाचूर हो गई और उसकी पिस्तौल जमीन पर गिर पड़ी। मैंने उसे एक ही झटके में उठाया और उसका बैरल सबसे करीब खड़े हमलावर के माथे पर सटा दिया। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। भारी सांसें लेते हुए मैं धीरे धीरे पीछे हटकर सर्विलांस रूम में वापस गया। मैंने विक्टर को उसकी कॉलर से पकड़ा और उसे एक ढाल की तरह ऊपर खींच लिया और बंदूक उसकी कनपटी पर कसकर दबा दी। अगर कोई हिला तो मैं इसके दिमाग के चीथड़े उड़ा दूंगा। मेरी आवाज बिल्कुल शांत और बर्फ की तरह ठंडी थी। भाड़े के उन गुंडों ने खौफनाक नजरों से एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे रास्ता देने के लिए पीछे हटने लगे। विक्टर दर्द से कराहता हुआ होश में आया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसने बोलने की कोशिश की। मैंने बंदूक का पिछला हिस्सा उसके सिर के पीछे दे मारा, उसे फिर से बेहोश कर दिया और उसे सीढ़ियों की तरफ घसीटने लगा। 1 दर्जन आदमियों ने नीचे एक आधा घेरा बना रखा था और दर्जनों बंदूकें मेरी तरफ तनी हुई थीं। मैं विक्टर को एक एक कदम घसीटता रहा जब तक कि हम सड़क किनारे खड़ी एक काली SUV तक नहीं पहुंच गए। मैंने ड्राइवर का दरवाजा खोला और उसे सीट पर धकेल दिया, फिर पीछे की सीट पर बैठ गया और बंदूक को उसकी खोपड़ी के निचले हिस्से पर कस कर दबाए रखा। गाड़ी चला। प्रांतीय मुख्यालय। वो झटके से होश में आया और रियर व्यू मिरर में अविश्वास से मुझे देखने लगा। मैंने बंदूक का हैमर खींचा। क्लिक! उसने एक्सीलेटर पर जोर से पैर दबाया और SUV कंपाउंड से बाहर निकल गई। भाड़े के गुंडे अपनी गाड़ियों में बैठे और उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। शहर भर में सायरन बजने लगे क्योंकि पुलिस की गाड़ियां भी हमारा पीछा करने वालों में शामिल हो गई थीं।
लेकिन विक्टर उन सभी से कहीं बेहतर ड्राइवर था। आखिर वो वही गुरु था जिसने मुझे चकमा देकर गाड़ी चलाना सिखाया था। अब वो मेरा बंधक था। मेरी नजरें रियरव्यू मिरर पर टिकी रहीं। हमारा पीछा करने वालों की गिनती बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने उसे उन्हें चकमा नहीं देने दिया। मैंने उसे सीधे शहर के बीचों बीच गाड़ी ले जाने का आदेश दिया, सीधे प्रांतीय मुख्यालय। आधे घंटे बाद विशाल मुख्यालय की इमारत दिखाई देने लगी। प्रवेश द्वार के ऊपर काले और सफेद रंग के शोक बैनर लगे थे, शहीद साथी कैलन और जारेक की दुखद याद में। ये शब्द मेरी आंखों को जला रहे थे। मैंने विक्टर पर बंदूक को और कसकर दबाया, उसे कार से बाहर निकाला और मुख्य दरवाजों की तरफ धकेला। गेट पर मौजूद गार्ड्स जम गए, उनके हाथ उनके होल्स्टर पर मंडरा रहे थे। मैं उसे मुख्य सीढ़ियों से ऊपर घसीटता हुआ ले गया। हम जिसके भी पास से गुजरे वो हमें सदमे में घूरता रहा। कुछ ने फोन निकाले, कुछ चीख पड़े। मैंने बड़े ऑडिटोरियम के भारी ओक के दरवाजों को लात मारकर खोला। वो विशाल हॉल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। मंच पर जारेक और मेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं और उनके दोनों तरफ अंतिम संस्कार वाली फूलों की मालाएं थीं। प्रांतीय विभाग के सभी बड़े अधिकारी आगे की लाइन में बैठे थे। डिप्टी डायरेक्टर वेन्स पोडियम पर खड़े थे और शोक संदेश पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे खून से सने विक्टर को कमरे में घसीटते हुए देखा तो उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे नाली में पानी बह जाता है। मैं विक्टर को बीच के रास्ते से घसीटता हुआ ले गया और मंच के पास जमीन पर फेंक दिया। पूरे ऑडिटोरियम में हड़कंप मच गया। लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। गार्ड्स, और इसे गिरफ्तार करो की आवाजें हॉल में गूंजने लगी। मैंने अपनी पिस्तौल मंच के किनारे पर जोर से रख दी। वेन्स का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने कांपती हुई उंगली मेरी तरफ उठाई। कैलन, इस सब का क्या मतलब है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने उनकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। मैंने पास की एक डेस्क से एक लैपटॉप उठाया, उसमें SD कार्ड घुसाया और प्ले का बटन दबा दिया। जारेक की आवाज ऑडिटोरियम के स्पीकर से गूंजी, जो खौफनाक चीखों से भरी हुई थी। विक्टर, तू गद्दार कमीने! कैलन तुझे इस काम के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। फिर विक्टर का घमंड से भरा जवाब आया, तेरा वो भाई पहले दिन से ही मेरा मोहरा रहा है। उसने जो भी मिशन पूरा किया वो मेरे सिंडिकेट के लिए रास्ता साफ करने के लिए था। जिस नाइट आउल को तुम ढूंढ रहे हो वो तो एक भूत है। असली नाइट आउल मैं हूं। ऑडिटोरियम में गहरा सन्नाटा छा गया। सैकड़ों आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ से हटकर विक्टर पर और फिर डिप्टी डायरेक्टर वेन्स पर टिक गईं। विक्टर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसने एक कांपती हुई उंगली मेरी तरफ उठाई। ये नकली है, कैलन ही भेदी है, उसने जारेक का खून किया है। अब वो मुझे चुप कराने के लिए मुझे फंसा रहा है क्योंकि वो कार्टेल के लिए काम कर रहा है। वेन्स ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। उनकी आवाज में पूरा रौब था। कैलन, तुमने पुलिस मुख्यालय पर हथियारों के साथ हमला किया है और एक बंधक बनाया है। यह आतंकवाद का काम है। भीड़ में से कई अधिकारियों ने उनकी बात में सहमति जताते हुए आवाज उठाई। कमरे में फुसफुसाहट और कानाफूसी होने लगी। मैंने उन सभी को देखा और मुझे एक गहरा सूनापन महसूस हुआ। जिस सबूत के लिए जारेक ने अपनी जान दे दी, उनके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं थी। ठीक उसी पल एक बूढ़ा सफाई कर्मी पीछे के अंधेरे से बाहर निकला। उसने हाथ में झाड़ू पकड़ रखी थी और एक फीका पड़ चुका ग्रे रंग का जंपसूट पहना हुआ था। उसने अपना सिर नीचे रखा था और धीरे धीरे बीच के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। जब वो पहली लाइन के पास पहुंचा तो वो रुक गया। धीरे से उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, अपना ग्रे विब उतारा और रबर का मास्क हटा दिया, जिसके नीचे झुर्रियों वाला लेकिन एक बेहद खौफनाक चेहरा सामने आया। मैं जम गया। वो वही थे, वो अनुभवी मुखबिर जिसने पिछले 7 सालों में अनगिनत बार मेरी खुफिया जानकारी को इधर उधर पहुंचाया था। वो रिटायर्ड डिटेक्टिव जिन्हें लड़ाई में लगी एक पुरानी चोट की वजह से नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। पूरा कमरा उन्हें सदमे भरे सन्नाटे में घूरता रहा। उन्होंने अपने जंपसूट के अंदर हाथ डाला, एक डिजिटल रिकॉर्डर निकाला और प्ले बटन दबा दिया। डिप्टी डायरेक्टर वेन्स की आवाज हॉल में गूंजी, जो पूरी तरह से चापलूसी से भरी थी। भरोसा रखिए सर, कैलन और जारेक को साफ तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। नाइट आउल का केस उनके साथ ही दफन हो जाएगा। उन्हें हीरो मानकर दफनाया जाएगा। फिर एक और आवाज आई। वो भारी थी, दूर से आती हुई लग रही थी और स्क्रैम्बलर की वजह से उसे मशीनी आवाज में बदल दिया गया था। बहुत खूब, तुमने अच्छा काम किया है। काम पूरा होते ही तुम्हारा हिस्सा तुम्हें भेज दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ऑडिटोरियम का सन्नाटा दम घोंटने वाला था। वेन्स इतने पीले पड़ चुके थे कि वो किसी लाश की तरह लग रहे थे। उन्होंने अपने चश्मे को नाक पर ऊपर की तरफ धकेला। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। बूढ़े डिटेक्टिव ने मुझे देखा और हल्का सा सिर हिलाया। फिर वो मंच पर खड़े बड़े अधिकारियों की तरफ मुड़े। उनकी आवाज खुरदरी थी, लेकिन पूरी तरह साफ गूंज रही थी। मेरा नाम विंस्टन गैलाघेर है, बैज नंबर 00718। मुझे चोट की वजह से रिटायर कर दिया गया था और अब मैं इस बिल्डिंग में फर्श साफ करता हूँ। मैंने सालों एक मौके का इंतजार किया है, उस दिन का इंतजार किया है जब मैं इस सच को सबके सामने ला सकूं। आज मुझे वो मिल गया। इंटरनल अफेयर्स के सूट पहने हुए 2 आदमी पीछे की लाइनों से उठे और सीधे मंच की तरफ चल पड़े। उन्होंने वेन्स को अपने बैज दिखाए। डिप्टी डायरेक्टर वेन्स, आप पर गंभीर भ्रष्टाचार और साजिश रचने का शक है, हमारे साथ चलिए। वेन्स कुर्सी पर गिर पड़े। जब उन्हें उठाया जा रहा था और घसीट कर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और छत के एक अंधेरे कोने की तरफ पागलों की तरह देखने लगे। उनकी आंखें एक अजीब से खौफ और खामोश गुजारिश से फटी हुई थीं। वे क्या देख रहे थे?
विक्टर को भी पैरों पर खड़ा किया गया और घसीट कर ले जाया जाने लगा। जब वो मेरे पास से गुजरा तो वो अचानक हंसने लगा, एक डराने वाली खौफनाक हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए कैलन? तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने उसे दरवाजों से घसीट कर ले जाते हुए देखा, लेकिन मेरा दिल हल्का नहीं था। जारेक मर चुका था, मैं जिंदा था, लेकिन विक्टर के आखिरी शब्द मेरे सीने में किसी भारी हथौड़े की तरह लगे। चकाचौंध रोशनी वाले इंटरोगेशन रूम में विक्टर मेरे सामने बैठा था। उसके हाथ मेज से बंधे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ मजाक उड़ाने का भाव था। शैडो कौन है? मैंने कड़कती आवाज में पूछा। तुम असली नाइट आउल को कभी नहीं पकड़ पाओगे। क्या वेन्स के ऊपर भी कोई है? वो मुस्कुराया, एक चौड़ी बेचैन कर देने वाली मुस्कान, और उसने अपना सिर पीछे झुका लिया और छत को घूरने लगा। वो प्लास्टर को नहीं देख रहा था, वो उसके पार देख रहा था, बहुत दूर किसी चीज को देख रहा था। मैं अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया और उसकी नजर की दिशा में देखने लगा। छत पर कुछ नहीं था, लेकिन कमरे के दूर वाले कोने में एक बहुत ही छोटा काला लेंस लगा था, एक सिक्योरिटी कैमरा जिसे किसी रिमोट नेटवर्क से जोड़ा गया था। छोटा लाल एलईडी लगातार ब्लिंक कर रहा था, वो आवाज और तस्वीरें भेज रहा था। मैं कमरे से बाहर भागा और दरवाजे पर खड़े गार्ड को पकड़ लिया। इस कमरे की फीड कहाँ जा रही है? गार्ड ने हैरानी से पलकें झपकाई। दूसरी मंजिल के सिक्योरिटी हब में। मैं सीढ़ियों से दौड़कर ऊपर गया और हब के दरवाजों को लात मारकर खोल दिया। मॉनिटर्स की एक दीवार चमक रही थी, उनमें से एक इंटेरोगेशन रूम का नजारा दिखा रहा था। विक्टर अभी भी वहीं बैठा था और वही घिनौनी मुस्कान दे रहा था, लेकिन स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में एक छोटा सा आइकन था, एक रिमोट कनेक्शन इंडिकेटर। कोई एक सुरक्षित नेटवर्क के जरिए इस पूछताछ को लाइव देख रहा था। इसे ट्रेस करो, मैं टेक्नीशियन पर चिल्लाया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ने लगी। आईपी एक विदेशी सर्वर की तरफ जा रहा है, वे कई प्रॉक्सी से होकर बाउंस कर रहे हैं। रुकिए, आखिरी टर्मिनल लॉगिन दिखाता है कि किसी ने अभी 1 मिनट पहले सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके सिस्टम में डायल किया है। एक सैटेलाइट फोन। विक्टर के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। तुम असली नाइट आउल को कभी नहीं पकड़ पाओगे। वो अभी कहीं बैठा था, सैटेलाइट फीड के जरिए सब कुछ देख रहा था, अपने खास आदमियों को गिरते हुए देख रहा था, इस बेवकूफी भरे नाटक को देख रहा था। जहां तक मुझे पता था, वो महंगी विस्की का ग्लास घुमा रहा होगा और उस शो का मजा ले रहा होगा जिसे उसने खुद डायरेक्ट किया था। मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। जारेक की मौत, विक्टर और वेन्स की गिरफ्तारियां, ये सब सिर्फ बोर्ड पर दांव पर लगाए गए मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर था, अंधेरे में छिपा हुआ, और वो जानता था कि मैं कौन हूं। वो जानता था कि मैं जिंदा हूं। वो जानता था कि मैंने इतनी गहराई तक जांच की है। अब वो क्या करेगा? मेरा सेल फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर। मैंने कॉल उठाई। एक आवाज आई जिसे स्क्रैम्बलर से इतना बदल दिया गया था कि उम्र या लिंग बताना नामुमकिन था, लेकिन उसका हर एक शब्द ऐसा लगा जैसे मेरी रीढ़ पर बर्फ गिरा दी गई हो। बधाई हो कैलन, तुमने पहला राउंड जीत लिया है, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। लाइन कट गई। मैं नंबर ट्रेस करवाने के लिए कमरे से बाहर भागा, लेकिन मुझे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं है। जो आदमी इतनी हिम्मत करके कॉल कर सकता है, वो कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। मैं मुख्यालय की इमारत के गलियारे में खड़ा था। बाहर रात भारी थी, दूर शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, लेकिन मैं जानता था कि उस फैले हुए अंधेरे में कहीं आंखों का एक जोड़ा मुझे देख रहा था। शैडो अभी भी आजाद था, असली नाइट आउल अभी भी बाहर था, लेकिन आधिकारिक तौर पर केस बंद कर दिया गया था। विक्टर और वेन्स को जेल में डाल दिया गया था। बड़े अधिकारियों ने बाकी की फाइल को क्लासिफाइड घोषित कर दिया। अब और कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं। मुझे अनिश्चित काल के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया। आधिकारिक तौर पर यह मेरी सुरक्षा के लिए था, लेकिन अंदर की बात यह थी कि वे मुझे चुप कराना चाहते थे। एलारा मुख्यालय के बाहर सीढ़ियों पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने अपना बेज रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस मेरे पास आई और उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था और हल्का सा कांप रहा था। चलो घर चलते हैं, वो फुसफुसाई। वे दो शब्द मेरे दिल में सुइयों की तरह चुभे। एक घर जो हत्यारों और बग्स से भरा हुआ था, क्या उसे अभी भी घर कहा जा सकता था? लेकिन फिर भी हम वापस गए। जिस पल मैंने दरवाजा खोला, मेरी मांसपेशियां अपने आप तन गईं, लेकिन एलारा मेरे आगे आगे अंदर गई। उसने हर एक लाइट जला दी और हर एक पर्दा खोल दिया, जिससे सड़क की रोशनी कमरे के हर कोने में भर गई। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। मैंने चेक किया है, कोई नया बग नहीं है। सच में। मैंने उसे शांति से देखा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था। मैं हर कमरे में गया और खुद हर कोने की जांच की। झूमरों के पीछे, आउटलेट्स के अंदर, गद्दे की सिलाई की गहराइयों में। वो पूरी तरह से साफ था। ये घर जो कभी जानलेवा जालों की भूल भुलैया था, अब आखिरकार फिर से हमारा हो गया था। एलारा रसोई में गई और खाना पकाने लगी। मैं लिविंग रूम में बैठ गया। जिस पल मैंने काटने वाले चाकू की आवाज सुनी, मैं उछल पड़ा। मेरा हाथ मेरी कमर की तरफ गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि लय गलत है। ये मोर्स कोड नहीं था, ये बस एक आम बेतरतीब खट 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 की आवाज थी। मैं धीरे से वापस बैठ गया। मेरा हाथ चाकू से हट गया। एलारा एक के बाद एक प्लेटें लाती गई। ब्रेज्ड पोर्क, स्वीट एंड साउर फिश, स्टिर फ्राइड सब्जियां, सब मेरी पसंद का। वो बैठ गई और मेरे बाउल में खाना डालने लगी। मैंने अपना सिर नीचे किया और खाने लगा। मेरी नाक जोर से जल रही थी। 7 साल। मुझे उसके हाथ का खाना खाए हुए 7 साल हो गए थे। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और मेज पर हल्के से 2 बार थपथपाया। मैंने ऊपर देखा।
वो बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी, हालांकि उसकी आंखें लाल थीं। मैं उस लय को पहचान गया। ये भाग जाओ नहीं था, ये था मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा गला इतना भारी हो गया कि दर्द होने लगा। मैंने अपना चेहरा अपने बाउल में छिपा लिया और जल्दी जल्दी चावल खाने लगा ताकि वो मेरी आंखें न देख सकें। रात के खाने के बाद मैंने अपने बैग से चेस बोर्ड निकाला, वही जो हम बंद पड़े सेफ हाउस से लाए थे। मोहरों पर अभी भी वे खरोंचें थीं जब उसने उन्हें जोर से पटका था। एलारा मेरे बगल में खड़ी देख रही थी। मैंने कुछ गोंद ढूंढा और उस हाथी को ध्यान से जोड़ा जिसे उसने तोड़ दिया था। मैंने बोर्ड को साफ किया, फिर उसे बालकनी की छोटी मेज पर ले गया। एलारा बाहर आई और मेरे सामने बैठ गई। हमने एक गेम खेला। सुबह की धूप आखिरकार बोर्ड पर पड़ी और उसके चेहरे को रोशन कर दिया। रोशनी में उसकी पलकें धीरे से फड़फड़ा रही थीं। मैं डेस्क जॉब के लिए ट्रांसफर की अर्जी देने वाला हूं, मैंने धीमी आवाज में कहा। अब कोई फील्ड का काम नहीं, बस पुलिस स्टेशन में कागजी काम करूंगा। उसका हाथ एक सेकंड के लिए एक मोहरे के ऊपर रुका। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चाल चली, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। मैं हर रात घर आ सकूंगा, मैंने आगे कहा। उसने अपना सिर नीचे रखा। उसके आंसू बोर्ड पर गिरे और लकड़ी से टकराकर छलक गए। उसने ऊपर देखा, अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा और मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वो तब मुस्कुराई थी जब हमारी नई नई शादी हुई थी। हमने पूरी दोपहर उसी बालकनी पर बैठकर गुजारी, चाय पीते हुए, शतरंज खेलते हुए, एक आम रिटायर्ड कपल की तरह धूप सेंकते हुए। सूरज धीरे धीरे डूब गया और क्षितिज को एक गहरे नारंगी रंग में रंग दिया। एलारा मेरे कंधे का सहारा लेकर सो गई। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसका माथा बिल्कुल रिलैक्स था। उसने शायद 7 सालों में एक भी रात ठीक से नहीं सोया होगा। मैंने अपना कोट उसके ऊपर डाला और वहीं बिना हिले डुले बैठा रहा जब तक कि आसमान पूरी तरह से काला नहीं हो गया। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और छत को घूर रहा था। एलारा मेरे बगल में धीरे धीरे सांस ले रही थी। वो पूरी तरह से गहरी नींद में थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। 7 साल की आदतों ने अंधेरे में अपनी सुरक्षा से समझौता करना नामुमकिन बना दिया था। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक सुरक्षित टेक्स्ट मैसेज। नंबर अनजान था, लेकिन मैसेज के नीचे लिखे नाम ने मेरा खून जमा दिया। डेरियन, अकादमी का मेरा दूसरा पक्का दोस्त। वो ग्रेजुएशन के ठीक बाद बॉर्डर नारकोटिक्स डिवीजन में ट्रांसफर हो गया था और मैंने उसे तब से नहीं देखा था। मैसेज सिर्फ 2 शब्दों का था, मुझे बचाओ। मैं स्क्रीन को घूरता रहा। फोन पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। डेरियन बहुत बड़ी मुसीबत में था। मैं उसे जानता था। वो कभी ऐसा मैसेज नहीं भेजता जब तक कि उसके पास कोई और रास्ता न बचा हो। मैंने अपना सिर घुमाकर एलारा की तरफ देखा। वो शांति से सो रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो कोई अच्छा सपना देख रही थी, एक ऐसा सपना जिसमें हत्यारे और बग्स नहीं थे। मैंने धीरे धीरे फोन नीचे किया। मेरा अंगूठा डिलीट बटन के ऊपर मंडरा रहा था। अगर मैंने जवाब दिया, अगर मैं उसे बचाने गया, तो उसका क्या होगा, इस घर का क्या होगा? लेकिन अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो मर जाएगा। वो किसी अनजान जंगल में मर जाएगा, बिल्कुल जारेक की तरह। मैंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी कांपती हुई सांस ली और डिलीट दबा दिया। मैसेज गायब हो गया। स्क्रीन काली हो गई। मैंने फोन नाइट स्टैंड पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद कभी नहीं आई। आसमान अभी भूरा होना शुरू ही हुआ था जब मैं चुपचाप बिस्तर से उठा। मेरा इरादा नाश्ता खरीदने जाने का था। जब मैंने सामने का दरवाजा खोला तो मैं जम गया। वेलकम मैट पर भूरे रंग के कागज में लिपटा एक पैकेज रखा था। कोई स्टैंप नहीं, भेजने वाले का कोई पता नहीं, बस मार्कर से एक नाम लिखा था, कैलन। मैं नीचे झुका और कागज को फाड़ दिया। अंदर एक फीका पड़ चुका पुलिस बैज था। बैज संख्या 00217, डेरियन का। बैज के नीचे एक कैसेट टेप था जिस पर सूखे हुए गहरे लाल खून के धब्बे थे। जब मैंने टेप उठाया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं वापस अंदर गया, अपना पुराना कैसेट प्लेयर निकाला और प्ले दबाया। कुछ सेकंड तक स्टैटिक की आवाज आती रही, फिर डेरियन की आवाज आई। वो आवाज फटी हुई और हाँफने वाली थी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। कैलन, सिर्फ तू ही साबित कर सकता है कि मैं बेदाग हूं। वे कह रहे हैं कि मैं ड्रग्स बेच रहा हूं, कह रहे हैं कि मैं भेदी हूं। मैं नहीं हूं। मुझे बॉर्डर पर कुछ मिला है, कुछ ऐसा जो नाइट आउल से जुड़ा है। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। बैंग, एक गोली चलने की आवाज गूंजी, फिर गहरा सन्नाटा। मैं लिविंग रूम में खड़ा था। मेरी हड्डियां तक सुन्न हो गई थीं। टेप की आवाज अभी भी आ रही थी। एलारा बेडरूम से बाहर आई और उसने मेरा चेहरा देखा। वो मेरे पास आई, मेरे हाथ में बैज और खून से सने टेप को देखने लगी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। अब सूरज पूरी तरह से निकल आया था और उस फीके पड़ चुके बैज पर इतनी तेज रोशनी डाल रहा था कि मेरी आंखें चुंधिया रही थीं। डेरियन की आवाज मेरी खोपड़ी में गूंज रही थी, सिर्फ तू ही साबित कर सकता है कि मैं बेदाग हूं। लेकिन उसने कोई जगह भी नहीं बताई थी। मैं उसे कैसे ढूंढता? एलारा ने मेरा हाथ छोड़ा और वापस बेडरूम में चली गई। जब वो लौटी तो उसके हाथ में कार की चाबियों का एक गुच्छा था। उसने उन्हें मेरी हथेली में दबाया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा को हल्के से छू रही थीं। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरा गला भारी हो गया। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, ये सुसाइड है। लेकिन वो पहले बोली। उसकी आवाज बहुत नरम थी। मैंने तुम्हारे लिए डिग्गी में सामान पैक कर दिया है। मैं उसे सदमे से घूरता रहा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो जानती थी। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं जाऊंगा, इसलिए उसने सब कुछ तैयार कर लिया था।
इस औरत ने इन 7 सालों में कितना कुछ सहा और सीखा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम दरवाजे से बाहर निकल गए। डिग्गी खोलकर मैंने देखा कि सब कुछ बहुत ही सफाई से रखा हुआ था। केवलर के 2 सेट, 2 हैंडगन, एक छोटी सी जंग के लिए काफी गोलियां, कई टैक्टिकल बैग जो खाने और पानी से भरे हुए थे, और उन सब के नीचे एक नक्शा दबा हुआ था। बॉर्डर इलाके के एक खास हिस्से पर लाल मार्कर से घेरा बना हुआ था। मैंने हैरानी से उसे देखा। उसने नक्शे के कोने में लिखे कुछ छोटे से शब्दों की तरफ इशारा किया। ये डेरियन की हैंडराइटिंग थी, एक ऐसा कोड जिसे सिर्फ वो और मैं समझते थे। उसने कोऑर्डिनेट्स को बैज की केसिंग के अंदर छिपाया था। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। एलारा ने मुझे देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी नजरें लोहे जैसी मजबूत थीं। झिझक का एक भी नामो निशान नहीं। हम कार में बैठे और इंजन स्टार्ट किया। रियर व्यू मिरर में हमारा घर छोटा और छोटा होता गया, जब तक कि वो सुबह की धुंध में गायब नहीं हो गया। 3 दिन बाद हम बॉर्डर पर पहुंचे। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरी दम घोंटने वाली धुंध। हवा में सड़े हुए पत्तों और गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। कभी कभार दूर घाटियों में गोलियों के चलने की आवाज गूंजती थी। वो कार्टेल की थी या बॉर्डर पेट्रोल की, ये बता पाना नामुमकिन था। मैंने डेरियन का नक्शा निकाला। घेरे हुए कोऑर्डिनेट्स उस अनजान इलाके के बहुत अंदर थे, जहां पास के गांव से पूरे 1 दिन की पैदल दूरी थी। हमने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हम जंगल में घुस गए। एलारा बिल्कुल मेरे पीछे चल रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। हमने पूरी तरह से टैक्टिकल हैंड सिग्नल्स के जरिए बात की। आगे हलचल है, रुको और देखो, रास्ता साफ है, आगे बढ़ो। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। उस खामोशी ने हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा जोड़ दिया था। शाम तक हम एक घाटी में पहुंच गए। कोऑर्डिनेट सीधा आगे बनी लकड़ी की कुछ झोंपड़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने अपनी दूरबीन उठाई। गार्ड टावर, गश्त लगाने वाले, भारी असॉल्ट राइफलें पकड़े हुए आदमी। ये सड़क पर घूमने वाले मामूली कार्टेल के गुंडे नहीं थे। ये भारी ट्रेनिंग लिए हुए भाड़े के हत्यारे थे। मैंने दूरबीन एलारा को दी। उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वो डरी नहीं थी। उसने बस मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। हमने अंदर जाने के लिए रात होने का इंतजार किया। मैंने उसे अपने प्लान का इशारा किया। मैं सामने से उनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम पीछे से घूम कर जाओ और डेरियन को ढूंढो। उसने जोर से सिर हिलाकर मना किया और मेरी आस्तीन पकड़ ली। नहीं, बहुत खतरनाक है। मैंने उसका हाथ थपथपाया, फिर उसकी कमर पर बंधी पिस्तौल की तरफ इशारा किया। मुझे तुम पर भरोसा है। उसने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वे गिरे नहीं। रात 2 बजे गार्ड्स की शिफ्ट बदलते समय मैंने हमला करने की तैयारी की। अचानक 1 दर्जन भारी फ्लडलाइट्स जल उठीं और उनकी सफेद रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। दर्जनों असॉल्ट राइफलें हर तरफ से लोड हुईं और वे सब सीधे हम पर तनी थीं। हम मारे गए। उस चकाचौंध रोशनी के बीच से एक परछाई बाहर निकली। लंबा, दुबला पतला, एक लंबा काला कोट पहने हुए। वो इत्मीनान से, बहुत ही घमंड के साथ चलता हुआ आया। वो मुझसे लगभग 15 फीट दूर रुका और उसने एक हाथ उठाया। हैरानी की बात थी कि उन भाड़े के गुंडों ने अपने हथियार नीचे कर लिए। मैं उसे घूरता रहा, उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोशनी बहुत तेज थी। वो बोला। उसकी आवाज एक भारी, खुरदरी और नीची आवाज थी। कैलन। आखिरकार हम आमने सामने मिल ही गए। ये बिल्कुल वही आवाज थी जो फोन पर स्क्रैम्बलर से आई थी। ये वही था, असली नाइट आउल, शैडो। वो धीरे से हंसा और उसने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर किया और एक सिलिकॉन मास्क उतार दिया। उस तेज रोशनी में जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, मेरी रगों का खून तुरंत राख में बदल गया। जो चेहरा मुझे वापस घूर रहा था, वो लगभग बिल्कुल मेरे जैसा ही था। एक एक चीज बिल्कुल मेरे जैसी थी। माथा, आंखें, नाक। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ही सांचे से बनाए गए हों। वो बस कुछ साल बड़ा था। उसकी त्वचा दशकों की बेरहमी के कारण सख्त हो चुकी थी। मेरा दिमाग एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ फट पड़ा। नामुमकिन। उसने मेरा रिएक्शन देखा। उसकी मुस्कान एक पूरी नफरत भरी और पागलपन से भरी हंसी में बदल गई। क्या हुआ? हैरान हो? क्या प्यारी मॉम ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है? मैं उसे घूरता रहा। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। 30 साल पहले वो तुम्हें लेकर भाग गई थी और मुझे उस खस्ताहाल घर में छोड़ दिया था। मैं 5 साल का था। मैं जंगली कुत्ते की तरह कूड़े के ढेरों में से चीजें ढूंढकर जिंदा रहा। आखिरकार इंसानों की तस्करी करने वालों ने मुझे उठा लिया और बॉर्डर पार बेच दिया। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैंने पिछले 30 सालों में क्या क्या झेला है? मेरा गला बिल्कुल सूख चुका था। शब्द बहुत मुश्किल से बाहर निकले। तो ये तुम्हारा बदला है? तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहते थे? उसने अपना सिर पीछे फेंका और हंसा। वो तब तक हंसा जब तक कि उसके चेहरे पर आंसू नहीं बहने लगे। बदला? हाँ भी और नहीं भी। मैंने ये साम्राज्य तुम्हारी वजह से नहीं बनाया है, लेकिन फिर एक इत्तेफाक हुआ। मुझे पता चला कि मेरा प्यारा छोटा भाई बड़ा होकर एक पुलिस वाला बन गया है और वो मेरे सिंडिकेट की जांच कर रहा है। भगवान का मजाक करने का तरीका सच में बहुत बीमार है। मैं एक एक कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ चलने लगा। एलारा ने पीछे से मेरा कोट पकड़ लिया, मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं तब तक चलता रहा जब तक कि मैं 10 फीट दूर नहीं था। उसके चेहरे को देखना किसी बिगड़े हुए शीशे में देखने जैसा था। भावनाओं का एक भयानक तूफान मेरे अंदर चल रहा था। उसने अपना सिर झुकाया, मुझे देख रहा था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मारो, ट्रिगर दबाओ, हीरो बनो, अपने ही सगे भाई के शरीर में गोली उतार दो। मेरा हाथ मेरी पिस्तौल की ग्रिप पर रखा था, लेकिन मैं नहीं हिला।
वो अचानक आगे की तरफ लपका। उसने दूरी कम की और उसकी आवाज़ मेरे कान में एक जहरीली फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है जारेक क्यों मरा, डेरियन को क्यों फंसाया गया? क्योंकि मैंने बड़े अधिकारियों को बताया था कि तुम मेरे भाई हो। मैंने उन्हें बताया था कि तुम मेरे मुखबिर हो। मेरे सिर में खून एक तेज झटके के साथ दौड़ने लगा। वो पीछे हटा, अपनी बाहें चौड़ी करते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। और उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया? क्या तुम्हें यह पता था? वे सच्चे पुलिस वाले, वे समझदार अधिकारी, उन्होंने इस बात पर पूरी तरह से यकीन कर लिया। क्योंकि तुम बहुत गहराई तक चले गए थे, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। वे सालों से चुपचाप तुम्हारी जांच कर रहे थे। मेरे कानों में एक सीटी बजने लगी। मुझे अचानक मरने से पहले जारेक की आंखों का वो भाव याद आ गया। मुझे याद आया कि कैसे अधिकारियों ने मुझे अनिश्चित काल के लिए छुट्टी पर भेज दिया था। उन्हें सच में मुझ पर शक था। वो अभी भी हंस रहा था, लेकिन हंसते हंसते उसका हाथ तेजी से चला। उसने अपने कोट से एक बंदूक निकाली और उसे सीधे एलारा पर तान दिया, जो मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने 1 सेकंड के भी हिस्से में बंदूक निकाली और गोली चला दी। बैंग! गोली की आवाज घाटी में जोर से गूंज उठी। वो जम गया और अपनी छाती को देखने लगा। खून पहले ही उसकी उंगलियों से बह रहा था। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा उलझा हुआ सुकून था। उसके होठों पर एक मुस्कान बनी रही जब वो पीछे की तरफ मिट्टी में गिर पड़ा। मैं उसी जगह जड़ होकर खड़ा रहा। मेरी बंदूक के बैरल से अभी भी धुआं निकल रहा था। एलारा दौड़कर आगे आई और उसने मुझे पकड़ लिया। डेरियन पास की एक झोंपड़ी से बाहर रेंगते हुए आया और जमीन पर गिरकर हाँफने लगा। भाड़े के गुंडे हमें सदमे में घूरते रहे। अचानक उनमें से एक ने अपनी राइफल नीचे फेंकी और जंगल में भाग गया। बाकी सबने तुरंत उसका पीछा किया और डरे हुए चूहों की तरह तितर बितर हो गए। जब पेड़ गिरता है तो बंदर भाग जाते हैं। मैं धीरे धीरे चलकर उसके पास गया और नीचे बैठ गया। वो मिट्टी में पड़ा था। उसकी आंखें खालीपन से आसमान को घूर रही थीं। डेरियन रेंग कर वहां आया। उसके होंठ कमजोरी से हिल रहे थे। शुक्रिया, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने डेरियन का हाथ पकड़ा और उसे तब तक पकड़े रखा जब तक कि उसकी गर्माहट धीरे धीरे वापस नहीं आ गई। सूरज पहाड़ की चोटियों से निकला और घाटी में अपनी सुनहरी किरणें बिखेर दी। रोशनी मेरे भाई के चेहरे पर पड़ी, वो चेहरा जो डरावनी हद तक मेरे अपने चेहरे जैसा था। मैं खड़ा हुआ, अपना हथियार वापस रखा, डेरियन को अपने कंधे पर उठाया, एलारा का हाथ पकड़ा और जंगल से बाहर निकलने के उस लंबे रास्ते पर चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद मैं मुड़ा और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो अभी भी वहीं पड़ा था, बिल्कुल किसी लावारिस बच्चे की तरह लग रहा था। 1 महीने बाद सच पूरी तरह से सामने आ गया था। विक्टर, वेन्स और पूरा विदेशी सिंडिकेट नेटवर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। डेरियन का नाम साफ हो गया था। जैसे ही उसके घाव भरे, वो तुरंत वापस बॉर्डर पर चला गया, ये कहते हुए कि जंगल ही उसकी असली जगह है। मैंने अपने इस्तीफे के कागजात सौंप दिए। बड़े अधिकारियों ने इसे तुरंत मंजूर कर लिया। जिस दिन मैं आखिरी बार मुख्यालय से बाहर निकला, उस दिन बहुत तेज धूप खिली थी। एलारा मेरा इंतजार कर रही थी। हम घर गए। हमारा अपार्टमेंट बिल्कुल वैसा ही था, बस उसमें 15 लिसनिंग डिवाइस और अंधेरे में मंडराने वाली अनदेखी आंखें नहीं थीं। एलारा ने हमारे आंगन में एक पेड़ लगाया, एक ओसमैंथस का पेड़। उसने कहा कि जब पतझड़ आएगा तो पूरा आंगन बहुत ही मीठी खुशबू से महक उठेगा। मैंने चेस बोर्ड बाहर निकाला, वही जिसे हम बंद पड़े सेफ हाउस से लाए थे। मोर्स कोड के लिए उसके जोरदार प्रहारों के गहरे निशान अभी भी उस पर मौजूद थे। मैंने उसे गीले कपड़े से साफ किया। ओसमैंथस पेड़ के नीचे मैंने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चेस बोर्ड को मिट्टी में दफना दिया। एलारा मेरे बगल में खड़ी थी, चुपचाप देख रही थी। वो समझ गई। मैं उन 7 सालों के बुरे सपनों को दफना रहा था, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी यादों में हमेशा के लिए उकेर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। मुझे एक आम साधारण सी नौकरी मिल गई। मैं 9 बजे काम पर जाता और 5 बजे घर लौट आता। एलारा हमारे लिए खाना बनाती। शाम को हम एक साथ ग्रोसरी स्टोर जाते और किसी भी आम पति पत्नी की तरह कीमतों पर मोल भाव करते। 1 साल बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। हमारी एक बेटी हुई। उसकी आंखें एलारा जैसी थीं और नाक मेरे जैसी। जब हमारी बेटी 3 साल की हुई तो पतझड़ का मौसम आ गया। ओसमैंथस के पेड़ पर फूल खिले, जिससे पूरे आंगन में एक मीठी, मदहोश कर देने वाली खुशबू भर गई। वो पेड़ के नीचे खेल रही थी, प्लास्टिक के एक फावड़े से मिट्टी खोद रही थी। अचानक वो रो पड़ी। डैडी, यहां आकर देखिए। मैं उसके पास गया। उसने जमीन से निकाली हुई एक चीज को ऊपर पकड़ा हुआ था। वो मिट्टी में सनी थी, लेकिन मैं अभी भी लकड़ी पर उकेरे गए उस फीके पड़ चुके शब्द को पहचान सकता था। जनरल, दफनाए गए चेस बोर्ड का राजा मोहरा। उसने उसे ऊपर उठाया। उसकी बड़ी आंखें मुझे देखकर झपक रही थीं। डैडी, ये क्या है? मैं नीचे झुका और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उस मोहरे को देखा, एक ऐसा मोहरा जिस पर खून लगा था, एक ऐसा मोहरा जो अंधेरे में दफन था। मैंने ओसमैंथस के उस खिलते हुए पेड़ को देखा और फिर दरवाजे पर खड़ी एलारा को देखा, जो हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। शाम की धूप हम पर पड़ रही थी, गर्म और सुनहरी। मैंने अपनी बेटी के मुलायम गाल को चूमा। ये वो चीज है जिसे मॉमी और डैडी ने और बहुत ही बहादुर अंकलों की एक टीम ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचाया है। उसने सिर हिलाया, हालांकि वो पूरी तरह समझी नहीं, लेकिन उसने अपने छोटे से हाथ में जनरल को कसकर पकड़ लिया। ओसमैंथस की मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी और बहुत बहुत दूर तक जा रही थी।
इस पूरे सफ़र में मेरे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया।